अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सत्ती। और एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के असरात आज सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और उसकी वजह से कई मकामात पर ट्रैफिक जैम भी बाज़ औक़ात जहाँ पर पानी खड़ा है शहर कायद में ज़्यादातर ये सूरत हाल देखने में आई है। और दूसरा, वक्त से पहले मॉनसून की मुल्क में एंट्री हो गई है। बिल्कुल जी, वक्त से पहले मॉनसून की मुल्क में एंट्री तो हुई ही है, लेकिन साथ में मैंने कल कंपैरिजन किया। जो अजीज़ वकारब जो घर वाले लाहौर में रहते हैं, मैंने उनको कॉल की, उनको पूछा आपके घर बत्ती आ रही है? उन्होंने कहा यस। मैंने कहा ओके, रॉन्ग नंबर, कहीं और फ़ोन करके पता करती हूँ। देन इस्लामाबाद में जो दोस्त रहते थे उनको कॉल करके पूछा कि हाँ भाई लाइट आ रही है? उन्होंने कहा आ रही है। फिर मैंने कहा मेरे घर क्यों नहीं लाइट आ रही? क्योंकि मेरे यहाँ तो अब बारिश भी नहीं हो रही। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों होता है कराची में कि जिस दिन बारिश होती है उस दिन पूरा दिन लाइट ही नहीं होती। वजह ये विदाउट बत्ती के गुजारा किया सारा दिन। व्हाई? बात दरअसल ये है कि जो के इलेक्ट्रिक के फीडर्स हैं वो बहुत हसास हैं। Oh my God. वो बेसिकली है फनकार तबीयत के। फनकार आपको पता है कितने हसास होते हैं? आप भी फनकार हैं, आप हसास हैं काफी। तो वो ट्रिप हो जाते हैं, जरा सी बूंदें पड़ती हैं, हसास नहीं हूँ, जरा सी बूंदें पड़ती हैं और उसके बाद ट्रिप हो जाते हैं। और अगर वो ट्रिप ना हो तो बड़ा कोई मेजर जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। और अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी तो ये कल पहली बारिश हुई है, तो आप आगे खुद सोच लें कि जब आगे बारिश होगी तो उससे क्या कुछ होगा। गो के हमने बड़ी ड्रिल्स भी देखी कि क्या कुछ कहा जा रहा था कि जी शहर कायद में बारिश हो जाएगी तो ये किया जाएगा वो किया जाएगा, लेकिन कल जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की कलई खुल गई। खैर आगे ईद आ रही है और हम देख भी रहे हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा इजी हो गए हैं कोविड को लेके। इस वजह से हम देख रहे हैं कि कल भी जो टेस्ट किए गए उनमें से तकरीबन 1,500 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया है जी। और इसके साथ साथ देखें इंडोनेशिया में तो ये हो रहा है कि वो बूस्टर्स की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर ये कंसर्न पाया जा रहा है कि ये जो वैक्सीन हैं, करंट वैक्सीन हैं, क्या वो जो वेरिएंट्स नए आ रहे हैं उनके खिलाफ मौसर साबित हो रही हैं? क्योंकि वैक्सीनेशन के बावजूद वहाँ पर हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी अमवात भी हुई हैं, लेकिन वो बूस्टर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं ताकि तीसरी डोज भी लगा सकें। बूस्टर्स की तरफ वो गए हैं हम तो पहली डोज तमाम तरह आबादी वैक्सीनेटेड है जी। खुदारा आप लोग घरों से निकले, वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि पहली डोज भी नहीं करवा रहे, खुद से नहीं करवा रहे। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं कि आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं। मुल्क भर में मॉनसून की जबरदस्त एंट्री, कई शहरों में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तब्दीली। कराची में भी बादल बरस गए, शहर में मजीद बारिशों का भी इम्कान जाहिर कर दिया गया। ईद कुर्बान पर स्मार्ट लॉकडाउन का इंदिया। मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं कि पाबंदियों पर अमल न होने की वजह से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज से मदद ली जा सकती है। कराची के ट्रेन क्रॉसेस द डिजर्ट पहली बार सिंधी फिल्म रूस के फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए मुंतखब। 2 भाइयों की जिंदगी पर मबनी कहानी 6 बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के लिए मुंतखब हो चुकी। और कद बढ़ाने के लिए लोगों के जतन, लटक लटक कर कद लंबा करने की कोशिशें बेसूद। कौन सी वर्जिश ज्यादा मुफीद है, जानिए डॉक्टर से। जी जनाब, और सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, जो कि इस वक्त पूरे मुल्क का जो है वो बदला बदला सा लग रहा है। बादलों ने बड़ी ज़बरदस्त एंट्री मारी है और मॉनसून के ज़ोरदार स्पेल के आगाज़ के बाद मुल्क के बेशतर शहरों में कहीं तो मूसलाधार बारिश अभी भी जारी है। और अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सड़कें जो हैं वो नदी नालों में तब्दील हो चुकी हैं और लाहौर में बारिश के बाद हर तरफ अब पानी ही पानी नजर आ रहा है। पहले कुछ प्रॉब्लमैटिक एरियाज होते थे अशफाक लाहौर में, जिनका पता था कि जब बारिश होगी तो ये एरियाज तो डूबेंगे ही डूबेंगे, जिसमें कलमा चौक एरिया भी आ जाता था। लेकिन समहाउ थोड़ी बहुत बेहतरी हुई, लेकिन अब फिर से हम देख रहे हैं कि जी लाहौर के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि जब बारिश होती है तो लाहौर डूब जाता है। अब उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? जाहिर है कि वसीम अकरम प्लस तो भरपूर वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर बूट पहनकर, बड़े बूट पहनकर उनको सड़कों पर उतरना होगा जिसके बाद हालात बेहतर होंगे, या फिर जो महकमा है जिसका काम पानी की निकासी है वो क्यों अब अचानक बारिश के दौरान काम करने से कासिर हो जाता है? तो बहुत से मामला आते हैं। इसके अलावा दीगर शहरों के भी बात करते हैं जहाँ पर असरात रहे। गुजरात, सियालकोट और हाफिजाबाद में नशेबी इलाके डूब गए।
پانی گھروں میں داخل ہوا اور چونیا میں بھی ایک سبزی منڈی کی چھت بھی گر گئی جس سے ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا, ایک شخص اپنی جان سے چلا گیا. اچھا, کراچی میں بھی جس طرح سے آپ نے شروع میں تذکرہ کیا, ہم بات کر رہے تھے کہ مانسون کی انٹری ہو گئی ہے اور صبح سے دوپہر تک جو بارش کا سلسلہ جاری رہا اور ابھی پہلا اسپیل جاری ہے, مزید تیز بارش ہوگی. اور اس بار بھی کراچی کی سڑکوں پر ابھی تک بیشتر مقامات پر دیکھا ہے, ہم نے آبزرو کیا ہے کہ پانی کھڑا ہے, جس کی وجہ سے جو گاڑیوں کی چلنے کی رفتار ہے وہ بہت سست ہے. گاڑیاں آپ کو خراب بھی ادھر ادھر سجے کھبے نظر آ رہی ہیں. اس کی وجہ سے بہت انفارچونیٹ واقعات بھی پیش آئے ہیں. کرنٹ لگنے سے ہم نے دیکھا کہ مزدور سمیت 4 افراد جان سے بھی گئے, جبکہ قربانی کے جانور بھی کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوئے ہیں. نیشنل ہائی وے اور M9 موٹر وے لنک روڈ کا پل جو ہے وہ تیز ریلی میں بہہ گیا ہے اور بارش کے بعد کئی علاقوں کی جو بجلی ہے وہ بھی غائب ہو گئی ہے. جو کرنٹ سچویشن ہے اس حوالے سے بات کریں گے. کراچی کی مویشی منڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندہ ہنا دیدار, ان سے جانیں گے کہ بتائیں بھی یہاں کی اس وقت کیا سچویشن ہے. ہنا, یہ بتائے گا کہ آپ اس وقت موجود ہیں مویشی منڈی اور ساتھ میں ہمیں لاہور سے بھی جوائن کریں گے, کیونکہ لاہور کی بھی جو اس وقت سچویشن ہے وہ کراچی سے مختلف نہیں. الماس خان ہمارے نمائندے اس حوالے سے بتائیں گے, لیکن ہنا آپ بتائیے گا کیونکہ آپ مویشی منڈی میں موجود ہیں. مویشی منڈی میں بڑے لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہیں, یہاں پہ جانور بھی بہت بڑی تعداد میں ہے, پانی بھی بہت بڑی تعداد میں کھڑا ہے, کیا سچویشن دیکھ رہی ہیں؟ مدیہ 5.25 لاکھ سے زائد یہاں پر قربانی کے جانور لائے گئے ہیں کراچی کے مویشی منڈی میں, کیونکہ کل سے مانسون کا فرسٹ اسپیل کا آغاز ہو گیا تھا. تو آج ہم صورتحال دیکھنے آئے ہیں. اگر میں اپنے کیمرامین کو بتاؤں, عامر جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ پیچھے تھوڑا فوکس کر کے دکھائیں کہ یہاں پر یہ انٹرنس ہی ہے اور یہاں پر پوری سڑک جو دور تک نظر آ رہی ہے تو پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے. یہاں پر کیچڑ ہے. حالانکہ انتظامیہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ رین ایمرجنسی ٹیم بنائی گئی ہے اور جہاں بھی پانی ٹھہر جائے گا, کھڑا ہو جائے گا, وہاں سے فوری طور پر صاف کر دیا جائے گا. لیکن اگر آپ ٹی وی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں تو یہ پوری سڑک پانی میں بھری ہوئی ہے اور کچھ حد تک یہاں پر صفائی ہوئی ہے, پانی نکالا گیا ہے, لیکن اب بھی جگہ جگہ کیچڑ نظر آ رہا ہے. یہاں پر جو بیوپاری ہیں اور جو اپنے قربانی کے جانور لائے ہیں ان کو یہاں سے موو کرنے میں کافی مشکل ہو رہا ہے. اور صرف یہاں پر نہیں بلکہ جو شہری آ رہے ہیں قربانی کے جانور پسند کرنے خریدنے آ رہے ہیں ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے. یہ تو محض آپ نے انٹرنس کی بات کی. اوور آل اگر منڈی کا آپ نے جائزہ لیا ہو تو وہاں پر کیا سچویشن رہی, اور اگر ایک جگہ سے موو کریں گے تو ان کو لے کے کہاں جائیں گے اگر سب جگہ یہی منظر ہے؟ بالکل اشفاق, یہ تو صرف انٹرنس ہے اور آگے جا کر بھی کافی کیچڑ ہمیں نظر آئی ہے, لیکن کافی حد تک جو ایک پورا شیڈ بنایا گیا ہے جانوروں کو رکھنے کے لیے وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہیں کیچڑ ہے. پانی زیادہ نظر نہیں آ رہا بیکاز ایک ہی دن کی بارش ہو, وہ بھی کافی تیز بارش نہیں تھی, ماڈریٹ بارشیں تھیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب انتظامیہ کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ رین ایمرجنسی ٹیم بنائی گئی ہے اور پانی صاف کیا جا رہا ہے, تو یہ کیچڑ ابھی سے کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ پوری سڑک جو نظر آ رہی ہے اسے ابھی تک صاف کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ کیونکہ ایک دن کے بارش میں اگر کام فوری طور پر نہیں کیا جا رہا تو آپ تصور کریں کہ آگے تو مزید ہیوی رین فال ہونے والی, جس طرح اللہ کی سچویشن تھی اسی طریقے کی جو غیر معمول بارش ہے وہ متوقع کی جا رہی ہے. تو شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. انتظامیہ کو فوری طور پر یہاں پر کام ہے وہ تیز رفتار سے کرنی چاہیے تاکہ جو شہری آ رہے ہیں انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا. صحیح, آپ بالکل صحیح بات کریں, کیونکہ دیکھیں یہ صرف فیسٹیول بھی بہت سارے لوگ جو صرف قربانی کا جانور خرید نہیں بھی سکتے, وہ نہیں سکت رکھتے, لیکن پھر بھی وہ آتے ضرور ہیں قربانی کا جانور دیکھنے کے لیے. بہت بڑے رقبے پہ محیط ہے یہ مویشی منڈی, ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی ہے اور ایک بارش سے کل ہی کھل گئی ہے. صبح سے پانی یہاں پہ کھڑا ہے, شام تک کھڑا ہے. لوگ یہاں پہ جانے سے قاصر ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں کہ بھائی جو لے کر آئے بیوپاری ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھائی آگے کیا ہوگا مستقبل. میرے ذرا شہر لاہور کا بھی رخ کرتے ہیں. الماس ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہے. الماس یہ بتائے گا کہ کل جو بارش ہوئی ہے, انفیکٹ کئی دنوں سے لاہور میں بارش ہو رہی ہے, اس نے کیا حال کر دیا میرے شہر کا؟ شہر تو آپ کو پتہ ہے کہ باغات کا شہر ہے, خوبصورت شہر ہے. ابھی آپ بات کر رہی تھی بجلی آپ کراچی میں نہیں تھی, لیکن آپ کے سابقہ شہر لاہور میں کل سارا دن بجلی رہی ہے, کیونکہ کل کا موسم ہی بہت اچھا تھا. انتہائی خوبصورت موسم تھا, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی. شاید لوگوں نے اے سی کم چلائے ہوں گے, اس کی وجہ سے کل سارا دن بجلی نہیں گئی. اگر کل سے پہلے کی بات کی جائے تو تقریباً 8-10 گھنٹے کی لاہور جیسے شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ رہی ہے. لیکن لاہور کا موسم تو آج بھی ویسا ہی ہے, انتہائی خوبصورت موسم ہے. اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہلکی فوار, جیسے مسٹ فین آپ نے چلایا ہو, بہت اچھی فوار چل رہی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے. ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں
आसमां पर सुरमई बादल छाए हुए हैं, स्याह बादल, और सूरज का कहीं दूर दूर तक नामो निशान हमने कल भी नहीं देखा और आज भी नहीं देखा। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 48 घंटों तक ऐसा ही मौसम रहेगा, वक्फे वक्फे से बारिश रहेगी। और अगर मैं पूरे पंजाब की बात करूं तो लाहौर समेत गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, रावलपिंडी तक ये, और इधर सदर्न पंजाब की तरफ भी देख लें, जितने भी पंजाब के मैदानी इलाके हैं उसमें वहीं ऐसा ही मौसम है, लाहौर जैसा खूबसूरत। सही, बहुत शुक्रिया जी। अलमास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद। आपने देखा क्या सिचुएशन है लाहौर की और क्या सिचुएशन थी कराची की। अब जरा आगे निकलते हैं, क्योंकि जनाब देखा कि क्या सूरत हाल हुई बारिश के बाद। अब हम जरा उन इलाकों का भी रुख कर लेते हैं जहाँ पर जब ठंड पड़ती है, स्पेसिफिकली जब बारिश पड़ती है, तो मौसम वहाँ पर और ज़्यादा सुहाना हो जाता है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं मरी शहर की। मलका कौसार मरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वैसे ही कुदरती हुस्न से माला माल है, और ऐसे में मॉनसून की बारिश भी अब शुरू हो गई है। तो कभी बारिश और कभी मौसम साफ़ हो जाता है, और ऐसे में सयाह कैसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना करें, तो वो जनाब अब पहुँच गए हैं मलका कौसार। बिल्कुल जी, मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अवैसुल हक जी। अवैस जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह मलका कौसार मरी में भी गुज़श्ता रोज से मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। वक्फे वक्फे के साथ जो है वो हल्की और तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ पे मरी आने जाने वाले तमाम शाहराहें खुली हुई हैं। इसी हवाले से इस खूबसूरत मौसम में हमारे साथ कुछ टूरिस्ट मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं वो मरी में आके इस मानसून के वेदर में कैसा फील करें। मैं मुल्तान से आया हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, मानसून की बारिशें आ रही हैं वक्फे वक्फे से, और जैसे अभी आप देख रहे होंगे पीछे माहौल है, बहुत अच्छे बादल आ रहे हैं। और हम कल से आए हुए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और हमारा दिल नहीं कर रहा वापस जाने के लिए। बच्चे भी आए हुए हैं, वो भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है इस वक्त घूमने के लिए। मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है और मुल्क भर के तूलो और से सियाहों की खासी तादाद यहाँ पे इस खूबसूरत और सर्द मौसम में एंजॉय करें जी। अच्छा जी, तो तस्करा हो रहा था मलका कौसार मरी का और मरी के हुस्न का, और इसके साथ साथ बारिश के बाद की सूरत हाल का। पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर जाहिर है कि बारिश के बाद निकासी के वो मसाइल नहीं होते, और सड़कें भी वेल मेंटेन्ड होती हैं, तो उसकी वजह से लोग जो वहाँ पर जाते हैं वो एंजॉय भी करते हैं, वक्त भरपूर तरीके से गुजारते भी हैं, और बड़े जो मोमेंट्स हैं, मैजिकल मोमेंट्स हैं, उनको क्लिक भी करते हैं। और हम यहाँ से बैठ के सिर्फ बता रहे होते हैं, देखें लेकिन यहाँ पर, लेकिन हम ये करें, इस बात को जरूर मलूज़े खातिर रखना चाहिए, इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि भाई कोविड का चौथा वेव जैसे है वो स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आपने ख्याल रखना है, मास्क पहनना है, चाहे आप वैक्सीनेटेड हो, मास्क आपने ज़रूर पहनना है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं जनाब, और बात करेंगे ऐसे इलाके की जहाँ पे ठंड, मौसम तो बहुत प्यारा है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर होने वाले हैं इलेक्शंस, और इन होने वाले इलेक्शंस की वजह से वहाँ पर जो सियासी मौसम है वो जनाब काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत जो है वो तो छुट्टी पर जाने के बाद अब मैदान में तहरीक इंसाफ और नूनी की क़यादत मौजूद है। और गुज़िश्ता रोज़ भी मरियम नवाज़ ने वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर के हल्के में ख़िताब किया, जहाँ गर्ल्स कॉलेज के ग्राउंड में क्योंकि जलसा किया गया था, वहाँ पे शोर इतना था कि जो इंटरमीडिएट का जो पर्चा था वो जारी रहना बड़ा मुश्किल था, तो इसलिए जो पेपर था उसको प्रिंसिपल को वो कैंसिल करना पड़ेगा। खैर ये तालीमी अमल में रखना पड़ा, और जाहिर है कि टाइम मैनेज करना चाहिए था, और मुहज़्ज़म मुल्कों में ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ों को देखा जाता है, क्योंकि बच्चों के तालीम और बच्चों के मुस्तकबिल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। आप सोचें कि उस जगह पे जो सब बच्चे जो पूरा साल तैयारी के साथ वहाँ पर पहुँचे हों कि जी आज हमारा दिन है, आज वक्त इम्तिहान है, तो उनको एक और कड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ा। बहरहाल जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए इदारों को नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा, और नवाज शरीफ की तनकीद को इदारों पर तनकीद का नाम ना दिया जाए। 3 साल बाद भी नवाज शरीफ को हराने के लिए इलेक्शन चोरी करना पड़ता है। हमारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाना आ गया है। इमरान खान, तुम कश्मीरियों का आटा चीनी भी छीनने आ रहे हो, और सिर्फ आटा चोरो, चीनी चोरो, दवाई चोरो नहीं, कश्मीर चोरो। सुनो इमरान खान, लीपावेली कह रही है आटा चोरो, चीनी चोरो, जान छोड़ो। मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। और दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मुराद सईद ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली नहीं हो रही, आपके करतूत शिकस्त की वजह बनेंगे। आज़ाद कश्मीर में खिताब करते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ बताएं उन्होंने कश्मीरियों का मुकदमा कब लड़ा।
इंडिया के हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात से इनकार किया, लेकिन भारतीय अदाकारों और भारतीय अदाकाराओं से आपने मुलाकात की। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने कश्मीर का मुकदमा ही कब लड़ा? दुनिया ने देखा कि कश्मीर का सफीर दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने कश्मीरियों का मुकदमा दुनिया के सामने रख रहा है। जो भी ऐवान हो, ओआईसी हो, कश्मीर का मुकदमा इमरान खान लेके गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में ये सब हारने जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में किसी पोलिंग स्टेशन में फ़ौज तैनात नहीं होगी, ज़रूरत पड़ने पर पोलिंग स्टेशन के बाहर फ़ौज की तैनाती की दरख्वास्त की जा सकती है। बिल्कुल जी, और मरीम नवाज़ का साथ ने भी कहना है कि वो आज़ाद कश्मीर में वोट मांगनी नहीं है, बल्कि इस बहाने उन्होंने आज़ाद कश्मीर का चप्पा चप्पा भी देख लिया और मुजफ्फराबाद के बाद अब कोटली और पूंछ की तरफ रवाना हुई हैं। तो ज़रा ये भी जानेंगे कि अगर वो यहाँ पर वोट मांगने नहीं आई तो मरीम नवाज़ यहाँ पर कश्मीर में क्या करी। हमारे नुमाइंदे जी उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उन्हीं से जानेंगे। उल्फत, ये बताइएगा, सबसे पहले तो मरीम नवाज़ साहिबा यहाँ पर आई हैं, जलसे कर रही हैं और बड़े सियासी बयान दिए जा रहे हैं, बड़े तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो कह रही मैं वोट मांगने नहीं आई, तो फिर किस मकसद के लिए आई है वो? शायद वो कुछ और कहना चाह रही थी और कुछ और कह गई, और जो नून लीग के साथ उनके रहनुमा थे वो भी उनकी इस बात पे मुस्कुरा रहे थे। यकीनन मरियम नवाज साहिबा जो है वो वोट मांगने आई है, और इतने मुश्किल जो रास्ते हैं, खासकर कल का जो जलसा था लीपा का, इंतहाई मुश्किल रास्ता था और बड़ा खूबसूरत भी बहुत इलाका, लेकिन डरा देने वाला भी था। तो मेरी मरीम नवाज साहब से बात हुई कि मैडम ये बताइएगा कि रास्ते में आपको खौफ आया या नहीं आया? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे खौफ नहीं आया, मैंने आज के सफ़र को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मैं उससे लुत्फ़अंदोज़ हुई। तो ये एक उनका माकूला था कि शायद वो कुछ कहना और चाह रही थी, मैं वोट भी मांगने आई हूँ, साथ साथ जाहिर है एक और चीज़ भी है ना उल्फत, कि अगर वो किसी हुकूमती ओहदे पर फायज होती, कोई वजीर होती, कोई मुशीर होती, तो फिर कहा जा सकता था कि जी मैं ज़ाती हैसियत में आई हूँ। वो तो जाहिर उनके पास कोई ओहदा ही नहीं है, तो वो तो आ सकती हैं और वोट भी मांग सकती हैं, कोई कदगंद नहीं है। लेकिन यकीनन वो वोट मांगने के लिए आई हैं, और उनके जितने जलसे हो रहे हैं वो वोट मांगने के लिए हो रहे हैं, और उसमें तकरीबन कोई वक्फा नहीं कर रही। काफ़ी कई घंटों का सफ़र करने के बाद वो लोगों तक पहुंचती हैं, फिर लोगों से खिताब भी करती हैं। तो यकीनन प्रोटोकॉल भी है उनका, चूँकि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नून की है, और ख़ुद जो सिटिंग वज़ीर आज़म है राजा फ़ारूक हैदर, उनके साथ एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, पूरी पुलिस का पूरा स्क्वाड होता है। तो प्रोटोकॉल में ये जलसे हो रहे हैं, लेकिन अच्छे जलसे हो रहे हैं। एक अच्छा जो सियासी यहाँ पे शो है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी अपनी मेहनत कर रही हैं। इल्ज़ामात लगते रहते हैं यहाँ पर के, और वो ऑफ कोर्स मतलब इल्जाम जब तक नहीं लगेंगे तो फिर वो सियासी कैंपेन कैसे चलेगी, वो वोटिंग कैंपेन कैसे चलेगी? मुझे ये बताएं कि आपकी आवाम से बात हुई है, कौन सी पार्टी का जो है पलड़ा भारी लग रहा है मकबूलियत का? इस सवाल का जवाब अभी देना बहुत अर्ली हो जाएगा, लेकिन यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिस जलसे में जाएं, लोगों का जोश व खरोश तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी होता है। तहरीक इंसाफ बहुत अच्छे जलसे कर रही है, बाज़ ऐसी नशिस्तें हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ बहुत आगे है, बाज़ ऐसी नशिस्तें हैं जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को हासिल है, बाज़ नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं उनकी पोजीशन मुस्तहकम है। तो अभी ये कैंपेन चल रही है, अभी काफ़ी दिन बाकी हैं, जोड़ तोड़ चलेगा, लोगों को अट्रैक्ट किया जाएगा। ये तकारीर, ये नारे, ये लोगों वोटर्स को बहलाने के लिए होते हैं, और यकीनन तो फिल वक्त आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो जोड़ तोड़ हो रही है ये अवामी नुमाइंदों की हो रही है या फिर अवाम के साथ हो रही है? यकीनन अवामी नुमाइंदे अवाम के साथ करते हैं, ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं, फिर लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन लोग बेचारे क्या करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब वो इलेक्शन आते हैं फिर इतनी हमारे पास एक्टिविटी नहीं होती। यहाँ पर तो कश्मीर के लोग ऐसे भी लोग देखे हैं जो पीटीआई के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का जलसा सुनने के लिए आ गए, क्योंकि यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ नहीं है। तो लोग बेचारे जो है वो नारों पे चले जाते हैं, और यकीनन कश्मीर के लोगों ने इस बार भी उन्हीं नारों पे एतबार करके वोट देना है। अल्लाह करे कि इस बार उनसे जो वादे किए जाए उनकी अल्लाह करे जी इस बार जो कश्मीरियों से वादे किए जाएं वो वादे वफा भी हों, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे। बहुत ही उल्फत मुगल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से, और बड़ी सियासी गहमा गहमी है जनाब वहाँ पे। जी होनी चाहिए, और मौसम सर्द है, मौसम खुशगवार है और सियासी मौसम गर्म है, और ऐसे में वादे किए जा रहे हैं और लुभाया जा रहा है। न सिर्फ ये कि उम्मीदवारों को, बल्कि उम्मीदवारों की जानिब से आवाम को लुभाने का सिलसिला भी जारी है। और आवाम कुछ परेशान है कि कुछ उम्मीदवार जो पहले किसी और जमात में थे अब किसी और जमात में है, तो उनको किस बुनियाद पर वोट दिए जाएं। तो बहरहाल और आखिर में बात आ जाती है ऑप्शन। बिल्कुल जी, कि ऑप्शन पे से अभी कई नाम सामने आए नहीं है।
یہ کہتے ہیں. دیکھتے ہیں آگے کیا نام سامنے آتے ہیں. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ یوم شہدائے کشمیر پر کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور ڈوگرا مہاراجا کے فوجیوں نے پرامن مظاہرین پر فائرنگ کی. ڈوگرا مہاراجا فوج کی فائرنگ سے 22 کشمیری شہید ہوئے. اور ظلم غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد ایک تاریخ ہے. کشمیریوں کی تاریخی جدوجہد اور قربانیوں سے بھری پڑی ہے. پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہے اور کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دیا جائے اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول تک پاکستان سمجھوتا نہیں کرے گا. تو جناب یہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے ری ایشور کیا گیا ہے, ایک ٹویٹ کیا گیا ہے اور ایک جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ مذمت کی گئی ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے اور کھڑا رہے گا ان دا فیوچر. اور جناب آپ کو بتاتے ہیں کہ سندھی زبان میں بنائی گئی پہلی پاکستانی شارٹ فلم ٹرین کراسز دا ڈیزرٹ کو روس میں منعقد ہونے والے عالمی میلے میں نمائش کے لیے منتخب کیا گیا ہے. یہ ایک شارٹ فلم ہے جس کا دورانیہ ہے 20 منٹ کا. اس میں 2 کردار ہیں, بڑے اہم 2 کہہ سکتے ہیں, 2 پروٹیگنسٹ ہیں. ان میں سے ایک کردار کو کینسر ہو جاتا ہے, ہیں دونوں بھائی, اور اس کے بعد اس کی جو حالت ہے وہ دن بدن بگڑتی ہی چلی جاتی ہے. لیکن پھر اس کا بھائی جو ہے وہ ایفرٹ کرتا ہے اپنی بھائی کی جان بچانے میں, اور اسی پوری سٹوری لائن پہ یہ 20 منٹ کی شارٹ فلم. اور آج کل یہ جو شارٹ فلمز ہیں آپ یہ دیکھیں کہ مختلف ویب سیریز میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر جناب نیٹ فلکس میں بھی کئی شارٹ فلمز آپ کو نظر آئیں گی. اس کے علاوہ بھی بن رہی ہیں اور لوگ یہ جو مختصر دورانیے کی جو فلمز ہیں ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اچھا یہ جو فلم اگر فلم دیکھنا آپ کرنا چاہیں تو شارٹ فلم 1 منٹ فیسٹیول بھی ہوتا ہے, وہ سائلنٹ فلمز ہوتی ہیں, تو اس میں بھی 1 منٹ کی فلم میں بھی آپ بڑے سے بڑا میسج دے سکتے ہیں. سو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20 منٹس کبھی کبھی تو بہت اچھا, بہت لمبا بھی دورانیہ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی بہت زیادہ چیلنجنگ بھی ہو جاتا ہے. اتنی بڑی سٹوری لائن کو چھوٹے ٹائم میں کریں گے. انٹرسٹنگ ہے اور اس کو ڈریگ تو نہیں کیا جا رہا. تو جناب امریکہ, ترکی سمیت 4 ملکوں میں اب تک 6 فیسٹیولز میں نمائش کے لیے پیش کی جا چکی ہے. اور راہل اعجاز صاحب اس کے رائٹر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر بھی ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بھی ہیں. بہت شکریہ راہل اعجاز, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فرمائیے گا کہ یہ جو سب سے پہلی بیسک چیز تو یہی ہے کہ آئیڈیا کیسے آئی. یہ آپ کی پہلی فلم ہے یا اس سے پہلے آپ بنا چکے ہیں؟ اس سے پہلے میں نے اپنے لیے چیزیں بنائی ہیں, تھیسس بنایا ہے اور ایک شارٹ فلم پریکٹس کے لیے کچھ بنائی تھی اس سے 2 سال پہلے عید کی چھٹیوں میں ہی. اور اس کے بعد جو فرسٹ میری پراپر پروفیشنل شارٹ فلم ہے وہ یہ ہے. سر کتنا وقت آپ کو درکار تھا؟ گو کے ٹائم تو صرف 20 منٹ ہے لیکن آف کورس آن پیپرز اٹ ٹیکس ٹائم, لیکن اس کے بعد ایگزیکیوشن میں اٹ ٹیکس ٹائم, تو کتنا ٹائم لگا؟ تقریباً 6 مہینے. 6 مہینے ہاں, کیونکہ 1.5 مہینہ ایکچولی اٹس انسپائرڈ بائی مائی کزن who died of cancer like 3 سال پہلے. Is it a real story? It's not a real story but it's based on real characters. It's between me and him. So instead of making them cousins میں نے ان کو بھائی بنا دیا فلم. تو کیا آپ نے اس میں خود بھی ایکٹ کیا ہے؟ نہیں. اچھا خود ایکٹ نہیں کیا. I'm not a good actor, میں اچھا ایکٹر نہیں ہوں. صحیح. But اس کو وہ ایکسپیرینس پروسیس کرتے کرتے تقریباً 1.5 سال لگ گیا اور 1.5 مہینہ فلم اسکرپٹ سوچنے اور تیار کرنے میں. 1 دن کی شوٹ تھی اور اس کے بعد 4 مہینے بیکاز آف دی پینڈیمک. فلم میں ایڈٹ کرتے آپ کی نظر میں اگر آپ اس کو دیکھیں ایز این آبزرور, ایز اے کرٹک, کیا ایسی چیز ہے جو اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے مختلف فیسٹیولز میں اس کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے, چوز کیا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ آئی تھنک اٹس دا کیریکٹرس اور پرفارمنس. اگر میرے پاس اچھے ایکٹرس نہیں ہوتے جو اس کیریکٹرس کو سمجھ سکتے تو یہ شاید فلم اتنی سکسیزفل نہ ہوتی. سو سارا کریڈٹ ایکچولی جاتا ہے طارق راجہ اور نادر حسین کو. اچھا راہل, اگر دیکھا جائے تو اندرون سندھ سے ہمارے پاس بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں جن کو ہم فلم کی صورت میں لوگوں تک پریزنٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں. کیوں نہیں ایسا ہوا کہ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ پہلی ایسی کوئی سندھی فلم ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بین الاقوامی سطح پر جس کی نمائش کی جائے گی. اس سے پہلے اس پہ کام کیوں نہیں کیا گیا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بیکاز کسی کو پرواہ نہیں ہے. آئی مین ٹیلی فلمس بنتی آ رہی ہیں لیکن وہ وہی ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتے آ رہے ہیں. دیٹس اے پرابلم جو صرف سندھی سنیما یا سندھی کلچر اور اس کے زبان کے لمیٹڈ نہیں ہے. ہم پنجابی اتنے اسٹرانگ دیکھتے ہیں, ہم پنجابی میڈیم اسٹرانگ دیکھتے ہیں, ہم پشتو میڈیم اتنا اسٹرانگ دیکھتے ہیں, بٹ سندھی میڈیم اس حوالے سے اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. بالکل بھی نہیں دیکھتے بیکاز ہم لوگ وہی چیز ریپیٹ کرتے آ رہے ہیں جو 90s 80s سے ضیاء سے بھی پہلے ہم لوگ ڈکیت اور وہ والی کہانیاں اس سے باہر. ابھی تک سیریلز وغیرہ بھی میں یہ دیکھتا ہوں, سندھی سیریلز بھی جو ہے اسی طرز کے بن رہے ہوتے ہیں موسٹلی. حالانکہ بڑے اس کا ایک میڈیم جو سندھی میڈیم ہے اس کے اندر کافی لوگ نہ صرف یہ لکھے جانے کے حوالے سے بلکہ ٹی وی چینلز بھی بہت دیکھے جاتے ہیں.
ड्रामे उनके बहुत देखे जाते हैं, लेकिन है वही चीज। आप आगे नहीं बढ़े 40 साल में। तो मेरा ये स्टेप, छोटा सा एक स्टेप यही था कि एक तो ये मेरी बहुत पर्सनल एक स्टोरी है जिसको मैं बनाना चाहता हूँ, ये मेरे कजन को ही मैंने डेडिकेट की, लेकिन वो सिंधी में बनाने का एक सबब ये भी था कि एक तो उसका सिंधी में, बिकॉज आई एम सिंधी, तो वो एसेंस उसका सही से निकल के आ रहा था, मुझे ट्रांसलेट करने में फिर वो इतना मसला नहीं हुआ स्क्रीन पे। दूसरा ये था कि सिंधी में कोई कुछ तो बनाए एटलीस्ट, ताकि एक यू नो आप एक बीज बो दें ताकि आगे कुछ इससे हो सके। और आपने बनाया भी, सिलेक्ट कैसे हुई काज़ान फिल्म फेस्टिवल में ये? आई जस्ट सेंट इट, मैंने भेज दी फेस्टिवल में, बिकॉज द थिंग इज अशरफ अबुल याजीद इज एन इजिप्शियन पोएट जिसकी 2 पोएम्स हैं जो इस फिल्म में इस्तेमाल हुई हुई हैं, ट्रांसलेटेड इनटू सिंधी। अच्छा। या और ही वाज द वन जिन्होंने रिकमेंड किया कि इस फेस्टिवल में आप भेजें क्योंकि बड़ा फेस्टिवल है रशिया में, यू नो स्पेशली कंसर्निंग मुस्लिम सिनेमा, मुस्लिम फिल्म मेकर्स वहाँ से पूरी दुनिया से आते हैं। सो आई थिंक कोई 30-40 फिल्में उस फेस्टिवल में, उसमें से पाकिस्तान से सिर्फ एक ही है। अच्छा, अब जरा ये बताएं कि अब लाइक ये जो मूवी बन चुकी है और जाहिर है कि इसके अंदर आपको सक्सेस भी नज़र आ रही है, तो अब नेक्स्ट आपका वेंचर क्या होगा? नेक्स्ट ये कि एक सिंधी फीचर फिल्म बनाई जाए। ओके, वो दौरानिया ज़्यादा होगा उसका? बिल्कुल, कंप्लीट 1.5-2 घंटे की फिल्म जो सिनेमा में रिलीज कर सकूं मैं, उसकी स्क्रिप्ट भी मैंने लिख ली ऑलरेडी। अच्छा। सो वो है बिल्कुल सिंधी कल्चर के बारे में और यू नो शाब्दुल लतीफ़ की मिठाई की पोइट्री की से इंस्पायर्ड बेसिकली। अच्छा राहुल, ये बताएगा, अगर अपने हमसाया मुल्क में भी नज़र देखें और बाकी ममालिक में भी जो फिल्म्स बनती है उस पर देखें, सो उसके प्लॉट, जो उसकी स्टोरी लाइन होती है, वो मोहब्बत के अलावा भी बहुत कुछ होती है उसमें, मतलब एक कॉन्स्टिपेशन में भी उन्होंने एक फिल्म बना दी है। लेकिन हम क्यों इतना कतराते हैं? हम ही लोग वो फिल्में देख लेते हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ कोई डिफरेंट चीज़ बने, हम उस जॉनरा की फिल्म क्यों नहीं देखते? बिकॉज हम अपनी स्टोरीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दैट्स आई थिंक दैट्स द मेन प्रॉब्लम, कि आप खुद अपनी आइडेंटिटी को तो एक्सेप्ट करें पहले। आपकी स्टोरीज हैं हर जगह, मतलब मैं यहाँ से निकल के घर जाऊँगा, 50 स्टोरीज मुझे रास्ते में नजर आएंगी, सही है, मैं बना सकता हूँ उस पर फिल्म, लेकिन डू आई केयर, you know, and does my audience that care? matters, हाँ. And does the investors care? Yes, हाँ. You know, investment आपको कहाँ से मिलेगी? मैं एक फिल्म लिख के तैयार करके बैठा हूँ, लेकिन आपको कैसे इन्वेस्टर मिला इसका? Actually ये भी बहुत अच्छी कहानी है कि 2000 मैं जर्नलिस्ट भी रह चुका हूँ, मैं फोटोग्राफी भी रह चुका हूँ, मैं फिल्म क्रिटिक भी रह चुका हूँ काफ़ी सालों से, और 2018 में आई क्विट माई जॉब और फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे फिल्म बनानी, बिकॉज ये मैंने पढ़ा है, यही मुझे करना है बेसिकली। गोयते इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की एक फिल्म फेलोशिप आई हुई थी, फिल्म टैलेंट्स अनहर्ड वॉइसेस फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। 15 फिल्म मेकर्स टोटल 2 मुल्कों से सिलेक्ट हुए थे, उनमें से एक मैं भी था। सो दे एक्चुअली फंडेड माय शॉर्ट फिल्म्स, सो इट्स थ्रू जर्मनी एंड ऑल ऑफ दैट। चलें, बेस्ट ऑफ लक राहुल, इट वाज नाइस सीइंग यू, और अल्लाह करे जनाब आपकी फिल्म जो है ट्रेन क्रॉसेस डेजर्ट, ये जनाब झंडे गाड़े कामयाबी कर, उसके बाद फीचर फिल्म भी कामयाब है, और अल्लाह करे इसके बाद और भी, ये हमारी ज़बानें हैं, ये बाहर जानी चाहिए, सिंधी हो, पश्तो हो, इन पर बात होनी चाहिए। हमने एक बार फिर से आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी, राहुल ने हमें शो में ज्वाइन किया। और अब हम चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर नैब के दफ्तर के बाहर अब बात कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से। ये दबाव में है, हुकूमत को आज 3 साल हो गए, एक मामला भी करप्शन का नहीं मिला इस हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब के 5 साल का। हमारा खुला चैलेंज है, आपको 5 साल की हुकूमत में कोई करप्शन स्कैंडल मिले, हम जिम्मेदार हैं, और टीवी कैमरे लगाकर उनकी तफ्तीश भी की जाए और ये केस भी चलाए जाए। लेकिन ये जो हद तक का तरीका है कि रोज़ 3-3, 5-5 वज़रा इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, ये इख्तियार उनको किसने दिया है? इन वज़रा का क्या ताल्लुक है नैब के साथ? जब ये वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हकीकत वहीं पता चल जाती है कि नैब को आज कौन चला रहा है, नैब किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये आज इंसाफ के निज़ाम के हक़ाइक़ हैं। इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई माली फ़ायदे का इल्ज़ाम तक नहीं है, इल्ज़ाम तक नहीं है कि कोई माली फ़ायदा उठाया गया है, कोई करप्शन की गई है, तो फिर केस है क्या? और आज ऐसे केसों में जहाँ पर सरकारी अफसरान को भी इसमें शामिल किया जाता है, इसके बाद कोई सरकारी अफसर काम करने को तैयार नहीं है। आज हुकूमत के वज़रा
اور سیکرٹری خود کہہ رہے کہ جب تک یہ نیب کا نظام رہے گا ہم کام کرنے کے قابل نہیں ہیں. سینکڑوں ارب کا ملک کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن نیب اور نیب کو چلانے والے آج مزید ہیں کہ ہم نے احتساب کا عمل کرنا ہے. احتساب آپ نے کرنا ہے تو ذرا پتہ کریں کہ چینی میں یہ 700 ارب کیسے کھایا گیا ہے اور آج بدستور کھایا جا رہا ہے. اگر آپ نے اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے، لیکن ہم لیں گے چھوٹی سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم. اور جناب بارش آنے والی ہے، آ چکی ہے اور مزید آئے گی، اور ایسے میں اربن فلڈنگ کی وارننگ جاری کی جاتی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ جناب ان شہروں میں جہاں پر نکاسی کا انتظام نہیں ہے تو وہاں پر پانی کھڑا ہوگا سڑکوں پر، اور اتنا کھڑا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر گاڑیوں کے بجائے کشتیاں چلیں. بالکل جی. اور اسی حوالے سے ایس ایس یو کا خصوصی اربن فلڈنگ ریسکیو یونٹ جو ہے مانسون بارشوں میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کو تیار ہے، اور اس خصوصی یونٹ پر ہمارے نمائندے نذیر شاہ کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. گزشتہ روز مانسون کی اچانک ہونے والی بارشوں نے تمام متعلقہ اداروں کی کارکردگی کا پول کھول دیا. ہم اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہیڈ کوارٹر پہنچے ہیں جہاں پر اربن فلڈنگ ریسکیو یونٹ کی ٹیم تیار ہے. ہم دیکھیں گے کہ کراچی کی شہریوں کی مونسون میں کس طرح مدد کی جائے گی. اسپیشل ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے نیول سیلز کی جو کمانڈوز ہیں ان سے ہم نے اس کی تربیت حاصل کی ہے انٹیریئر سندھ سے، اور اس کی تربیت میں ہمارے کو مختلف قسم کے بارے میں بتایا گیا ہے کس طریقے سے آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے، کس طریقے سے آپ نے جانا ہے، اور اس کے علاوہ بہترین سوئمنگ کا ہمارے کو کورس کرایا گیا ہے، اور ریسکیو کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور تمام کے بارے میں سکھایا گیا ہے. تقریباً 1 منٹ تک سانس روک سکتے ہیں، اور بندوں کو جتنا ہو سکے گا ہم جلدی سے جلدی ریکور کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو ہمیں سوئمنگ سکھایا گیا ہے بہترین طریقے سے کہ بغیر جیکٹ ہمارے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بوٹس میں لائف پول پڑے ہیں، اس کے ذریعے بھی ہم اس کو بندوں کو نکال سکتے ہیں. ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی ڈویژن مقصود احمد اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. مونسون 15 تاریخ کو آنا تھا، مگر 3 دن پہلے ہی بارشیں شروع ہو گئی ہیں، اور اس میں جیسے دیکھا کہ کل سارا دن بارش ہوتی رہی ہے، اور زیادہ اگر پانی کہیں پہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے ہماری پوری تیاری ہے. کہیں سے بھی کسی کو پریشانی ہوتی ہے، کہیں پہ پھنس جاتے ہیں، سمپل آپ نے 15 پہ کال کرنا ہے اور صرف بتانا ہے کہ یہاں پہ ہمیں پریشانی ہے. ہمارے یونٹ جہاں پہ بھی ہوں گے آپ کی مدد کو پہنچ جائیں گے. جو نیوی سیل کے کمانڈوز ہیں جو کہ اس میں بہت ہی زیادہ مہارت رکھتے ہیں ڈائیونگ میں اور ریسکیو آپریشن میں، ان کی ٹیم نے ان کو تیار کیا ہے. پاکستان نیوی سے تربیت یافتہ اربن فلڈنگ ریسکیو یونٹ اپنا کام کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ شہری کسی طریقے سے بھی پانی میں پھنسا ہو یا کوئی بھی مدد درکار ہو تو وہ فوری طور پر نہ صرف اس کی مدد کریں گے بلکہ اس کو محفوظ مقام تک بھی پہنچائیں گے. کیمرہ مین محمد دانش کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی. کیا بات ہے، اور خود بھی ایسے کمانڈو لگ رہے ہیں. جی صرف یار یونیفارم نہیں پہنا، ویسا یونیفارم اور بس وہ جیکٹ کی ضرورت تھی، لائف جیکٹ کی، اور لگ رہا تھا قیادت وہی کر رہے تھے. بالکل جی. چلے جی، بڑی زبردست رپورٹ تھی. تھینک یو سو مچ نذیر آپ کا. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایسے معاملے کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس کے حوالے سے لوگوں کو صحیح طریقے سے علم ہی نہیں ہے. جیسے کہ لمبا قد، مطلب لمبا قد کس کو پسند نہیں ہے؟ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ہائٹ لمبی ہو، ان کے بچوں کی ہائٹ لمبی ہو، لیکن ساتھ میں یہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا گھر میں ماں باپ کی اور باقی فیملی کی بھی ہائٹ اتنی لمبی ہے یا نہیں. ہم بچے سے ایکسپیکٹ، ہاں ایگزیکٹلی، مطلب ماں باپ ہوں 5 فٹ کے، 5.25 فٹ کے، اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ ان کا جو ہے 6 فٹ سے. جی یہ تو مناسب نہیں. پھر جو اس میں جو ناولز اور یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، افسانے لکھنے والے، ان کا بھی بڑا کردار ہے. اس کو دیکھا تو کیا دیوتا جیسا قد تھا، بنا دیتے ہیں، اور جناب کیا 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، ہاں، اور پتہ نہیں کون سے ایسے یونانی دیوتا جیسے اس کے پتہ نہیں کیا اس کے فیچرز. بالکل جی. اور ساتھ میں پھر ہم نے دیکھا کہ جو ٹوٹکا مافیا ہے جب وہ آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ٹوٹکے میں کہاں نظر نہیں آتے. اور لٹکنا، یہ دیکھیں نا، یہ جو دکھا رہے ہیں لٹکنا، یہ تو میں اتنا لٹکا ہوں، آپ کی سوچ ہے. بچے کے بازو لمبے ہو جاتے ہیں، وہ پوری کی پوری باڈی کا پروپورشن آؤٹ ہو جاتا ہے. وہ پاؤں کے ساتھ کوئی وزن باندھ دیتے ہیں کہ اس طرح سے کھچ کے قد لمبا ہو جائے. جیسے واقعی مطلب مائیں جو ہے نا کبھی کم دیکھتے ہیں کہ بچوں پہ بہت زیادہ ظلم بھی کر دیتی ہیں اس حوالے سے کہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے جی بچے کی ہم ایکسرسائز کرائیں گے اونلی دین بچے کی ہائٹ لمبی ہوگی، جبکہ اس میں جینیٹکس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، خوراک کا عمل دخل ہوتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ آج ہم ڈاکٹر سے بھی اسپیسیفکلی بات کریں گے کہ کیا جی دوائیوں سے قد لمبا ہو سکتا ہے، یا پھر ہم اکثر دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر ڈرائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی بڑی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے جی قد لمبا کرنا ہو، ہاں گرو ٹال، پھر جسم کو بنانا ہو، کچھ بھی ایسا کرنا ہو تو ہم سے رابطہ کریں. تو کیا یہ ممکن ہے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے. اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو جناب ڈاکٹر خالد جمیل اختر صاحب
हमारे साथ इस अहम तरीन मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर ज़रा फरमाइएगा कि ये जो मसला है ये हम देख रहे हैं कि बहुत एक कॉमन है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभी तक सुन रहे हैं कि जनाब बड़े जतन किए जाते हैं। हम खुद उस जतन वाली सिचुएशन से गुजरे हैं कि जनाब जब लटकने की बात की जाती है, एक्सरसाइज की बात की जाती है, हाँ जी जी, तो ये क्या वजूहात हैं इसकी? क्या इसका अमल दखल होता है? लटकने से कद लंबा हो जाता है वैसे अगर पहली बात करें तो? हाँ, मैं आपका इंट्रो सुन रहा था और मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए होता ये है कि हमारे यहाँ बड़ी ये गलत मिथ है और रिवायत है कि बच्चों को लटकाया जाता है, और लटकाने से मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं एक अपना क्लिप बना रहा था और मैं अपने कैमरे के साथ चला गया बाग जिना लाहौर में, तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत से बच्चे लटके हुए हैं और माँ बाप बैठे हुए थे और वो गप्पे शप्पे लगा रहे थे। तो मैंने पूछा आपने क्यों लटकाया हुआ उन्हें? तो वो कहने लगा कि जी कद लंबा कर देंगे। तो मैंने उन्हें बताया, मैं कहा आप 1 मिनट के लिए लटक के देखें और देखें आपका जोर कहाँ पे पड़ रहा है। तो उनमें से एक साहब जो थे वो लटके तो कहने लगे बाजुओं पे पड़ रहा है। तो मैंने कहा लटकने से आपके बाजू लंबे हो सकते हैं, कद कभी लंबा नहीं होगा। बिल्कुल। और आप फिर मैंने उनको मिसाल दी, मैंने कहा आप देखिए जंगल में सबसे ज्यादा लटकने वाला जानवर बंदर है, और आप बंदर के मानस को देखें तो उसकी जो बाजू होते हैं वो टांगों से भी लंबे होते हैं। तो इसलिए ये मिथ बिल्कुल गलत है। अच्छा, इसमें होता ये है कि देखिए एक और इसके साथ जुड़ी हुई मिथ है, और वो मिथ ये है कि जो बच्चे वेट ज्यादा उठाते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं उनके कद छोटे रह जाते हैं। ये भी आप आमतौर पे सुनने में आपको आएगा कि भाई छोटे बच्चों को वेट ना उठाया करो, वो समझते हैं कि वेट पड़ेगा तो कद जिस तरह के इंसानी जिस्म कोई प्लास्टिक का बना हुआ है तो दब जाएगा, ऐसा नहीं है। इसकी भी मैं आपको वजह बता दूं और बड़ी दिलचस्प वजह है इसकी वजह ये है कि आमतौर पे जो वेट लिफ्टर्स होती हैं, अगर वो वेट जितने लंबे होंगे उतना ही उनको वेट ऊंचाई तक उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर उनका कदरे छोटा होगा तो उनको वेट कम उठाना पड़ेगा, यानी फासला उसको लेके जाना ऊपर तक। बिल्कुल हाँ, तो इसलिए आमतौर पे जिनका कद बहुत लंबा नहीं होता, दे प्रेफर टू बिकम वेट लिफ्टर्स एंड दे बिकम वेट लिफ्टर्स। तो ऐसा नहीं है कि वेट। अच्छा, लेकिन बच्चों में तो वो बस्ते की वजह से वो एक अलग डिस्कशन है कि जिसमें वो ज्यादा वेट वाला बस्ता 10 से 15 किलो वाला उठाते हैं तो उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर और पोस्चर के ऊपर बड़े बुरे असर पड़ते हैं। दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन जहां तक कद का ताल्लुक है ना, तो मैं 3 बातें आपको बिल्कुल सिंपल सी बता दूं। देखिए, कद जेनेटिकली डिटरमिन होता है, और जो जीन्स होती हैं वो बता रही होती हैं कि आपके एक ही घर में आपने देखा होगा कुछ बच्चों का कद लंबा होता है और कुछ का छोटा होता है, क्योंकि ये जो जीन्स होती हैं ये हमारे फोर फादर से कहीं से भी आ रही होती हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वालिद से आई या वालदा से आई, उनसे तो आती हैं, लेकिन ये ऊपर से भी आ सकती है। तो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ जो नॉर्मल बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं, उनमें से एक का कद छोटा हो रहा है, तो फिर आपको 2-3 चीजें देखनी पड़ेंगी। ग्रोथ हार्मोन देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, नंबर 1। फिर थायराइड ग्लैंड होता है, इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, थायराइड कम हो सकती है। फिर तीसरी जो कॉमनेस्ट वजह है पाकिस्तान में, वो होती है हमारे यहाँ ये जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है। बच्चे हमारे दूध नहीं पीते, गोश्त नहीं खाते, हमारे जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो इससे उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। चलिए, यहाँ से भी पता चल गया। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएगा, उम्मी तौर पे लोगों का ये सवाल बहुत पूछने में आता है कि कौन सी उम्र तक जो है वो बच्चों के कद बढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी बच्चों के जो कद हैं वो 17-18 साल की उम्र तक भी बढ़ते हैं, लेकिन जो लड़कों के कद हैं वो अक्सर ऐसा होता है कि जी बस 15-16 साल में रुक जाते हैं। क्या ऐसा ही है? नहीं, इसके अंदर भी कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन जो आपने फिगर्स कोट की हैं वो गलत नहीं की। आमतौर पे जो कद है ये जब तक हमारी जो बोन्स होती है ना उनके अंदर ऑक्सीफिकेशन नहीं होती, हमारी जो बोन्स की एंड्स होती हैं वहां पे ग्रोथ हो रही होती है, और ये ग्रोथ जो होती है ये तब तक होती रहती है जब तक के वहां पे स्पेस होती है। तो आमतौर पे देखने में ये आया है कि 17 साल की उम्र तक, 18 साल की उम्र तक मैक्सिमम ग्रोथ हो सकती है। कुछ लोगों में वेरिएशन जरूर हो सकती है, इससे पहले भी खत्म, बट आपने जो फिगर बताई है आई थिंक दैट्स फेयरली गुड, 16 to 18 के दरमियान। अच्छा, अब जरा ये बताइएगा कि कई
ملکوں میں اور کئی علاقوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کے قد جو ہیں وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہوتے ہیں. اس کا کیا خوراک سے تعلق ہے؟ افریقن کنٹریز کی بات اگر ہم کر لیں تو وہاں پر جیسے یوزین بولٹ کا جہاں سے تعلق ہے یا پھر اور جو ہے وہ ہم جرمنی کی بات کریں, آسٹریلیا کی بات کریں, تو کیا خوراک سے اس کا تعلق ہوتا ہے جینز کے ساتھ ساتھ, یا کیونکہ وہاں پر یہ ریسرچ بھی کی گئی تھی, اب وہ کتنی سبسٹینشیل تھی کہ جناب ان کی خوراک میں کھجور بہت زیادہ تھی تو جناب وہ اس وجہ سے ان کی ہائٹ میں اضافہ ہو, تو یہ ممکنات میں سے ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ ملٹی فیکٹوریل ہے, اس کے اندر آپ کی جینیٹکس بھی شامل ہوتی ہیں, دیٹس نمبر 1. دین آف کورس جس طرح میں نے کہا آپ کا ہیموگلوبن, آپ کا فوڈ, آپ کا انٹیک, اور ساتھ ساتھ اس کے بہت ضروری ہے کہ آپ مشقت کتنی کرتے ہیں. ہڈی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس پہ زور پڑے گا تو وہ بڑھے گی. آپ دیکھیں اگر جو بچے کھیلتے ہیں, جو بچے کھیل کود کرتے ہیں, زیادہ اسپورٹس فزیکل اسپورٹس میں ہوتے ہیں, ان کے قد ریلیٹیولی بہتر ہوتے ہیں. یعنی کہ جو ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے وہ بہتر ہوتے ہیں. تو جناب ایکسرسائز اپنی زندگی کا لازمی جزو رکھیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. خبر سویرا اور 1 گھنٹہ گزر گیا, 1 گھنٹہ باقی ہے اور اس گھنٹے کا آغاز ہم کریں گے ایک دعا کے ساتھ. مریا ہاتھ اٹھائیں. یا اللہ, آج تیسرا میچ ہے, آج پاکستانی ٹیم کو یہ میچ جیتنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. پلیئرز کو اچھا پرفارم کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. الہی تو دلوں کا حال جانتا ہے, تیرے علم میں ہے کہ ہم کتنا چاہتے ہیں کہ پاکستان یہ میچ جیتے. ان کی بی ٹیم سے ہمارا مقابلہ ہے. بالکل جی, اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ شاید ہاشمی ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ دکھ میں رہے, اور ہم بھی دکھ میں رہے. آمین ثم آمین آمین. تو ویسے آپ کو کیا لگ رہا ہے آج کیا ہوگا؟ ٹیم از ویری انپریڈکٹیبل. دل پریشان ہے, رات بھاری ہے. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی. حسب حال جناب یہ گانا بھی ہو گیا, لیکن اللہ کرے کیونکہ آج آخری میچ ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم از ون آف دا موسٹ انپریڈکٹیبل کرکٹ ٹیم ان دی ورلڈ. آپ سوچے کہ پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ کلین سویپ کریں گے, پتہ نہیں کتنے سال کا ریکارڈ توڑیں گے. بی ٹیم ہے, نفسیاتی برتری کرتے کرتے نفسیاتی ہو گئے. اب بولیں کچھ ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوا, لیکن اللہ کرے جناب آج کا میچ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جناب کلین سویپ سے بچنا ہے تو آج جیتنا ہی جیتنا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہماری قومی کرکٹ ٹیم کے جو پلیئرز ہیں وہ بھی سوچیں گے بھائی ہمیں گھر واپس جانا ہے. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے چیلنج بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی تو کیا کرے بھائی, یہ پہلے ان کو اچھا کر کے دکھانا چاہیے تھا نا. ہر اس حوالے سے بات کریں گے, اور ساتھ میں 4 صدر کے 14 سالہ شعیب اختر کا ایک خواب پورا ہوا. یہ خواب کیا تھا یہ بھی آپ کو دکھائیں گے, لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز. بیرون ملک پاکستانی مصنوعات کا فروغ. ایمیزون کے لیے ملتان میں پہلا فیسیلیٹیشن سینٹر تیار. 9 اضلاع میں سینٹرز کھولے جائیں گے. پاکستان پوسٹ ای کامرس کے میدان میں معاونت کے لیے سرگرم. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ. شہباز شریف کی جانب سے کئی ملکوں میں پاور پلانٹ لگانے کے لیے گھٹنے پکڑے جانے کا انکشاف. کہتے ہیں موجودہ حکومت ماضی کو واپس لے آئی. چار صدر کے 14 سالہ شعیب اختر کا پولیس افسر بننے کا خواب پورا ہو گیا. یونیفارم پہن کر آئی جی پی سے ملاقات کی. انسپیکٹر رینک کے 3 سٹارز لگا کر شان سے دفتر کا دورہ بھی کیا اور کافی تحائف بھی سمیٹے. اور پاک انگلینڈ سیریز کا تیسرا ایک روزہ میچ آج برمنگھم میں ہوگا. سیریز پہلے ہی میزبان ٹیم جیت چکی. کلین سویپ سے بچنے کے لیے قومی اسکواڈ نے ایجبسٹن میں بھرپور پریکٹس کی. تو جناب ای کامرس سے جڑی خبر شامل کر لیتے ہیں, اور خبر یہ ہے کہ پاکستان پوسٹ نے ایمیزون سمیت دیگر ای کامرس پلیٹ فارمز کے لیے ایک فلفلمنٹ اینڈ فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیا ہے. بالکل جی, اور جلد ہی ملتان سینٹر کا افتتاح بھی کیا جائے گا. اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا فلفلمنٹ اینڈ فیسیلیٹیشن سینٹر ہے جہاں سیلرز کے لیے گودام کی سہولت بھی دستیاب ہے. اور ان سینٹرز کی مدد سے ایمیزون کے پلیٹ فارم سے پاکستانی مصنوعات کو عالمی مارکیٹ کورس رسائی بھی حاصل ہوگی. بہاولپور, رحیم یار خان, مظفر گڑھ, ساہیوال اور جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع بھی اس گودام اور ایف ایف سی میں بھی گودام, اور اسپیسیفکلی ہم جو دیکھ رہے ہیں پنجاب کے جو باقی ریجن ہے اس میں بھی ایف ایف سی جو ہے وہ قائم کیے جا رہے ہیں. اور مئی میں پاکستان کے مشیر تجارت رزاق داؤد نے ای کامرس سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے خوشخبری بھی سنائی تھی کہ ایمیزون سیلر لسٹ میں پاکستان کو شامل کرنے پر رضامند ہو گیا ہے. تو جناب اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں براہ راست ڈی جی پاکستان پوسٹ خالد جاوید صاحب. السلام علیکم خالد جاوید صاحب. اور بڑی اچھی خبر ہم سن رہے ہیں کہ یہ جناب ایک فلفلمنٹ اینڈ فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے, اور
ہو گیا ہے اس حوالے سے اور جلدی سینٹر کا افتتاح بھی کیا جائے گا, تو یہ کتنا خوشائند ثابت ہوگا اور کہاں کہاں یہ سینٹرز بنائے جائیں گے؟ جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونٹی. ایکچولی ایک چیز میں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں جی 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 کہ پاکستان پوسٹ جو ہے وہ ای کامرس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور وہ جو اپنے ایکسپورٹرز ہیں, سیلرز ہیں, ان کی پروڈکٹس کو بالکل سیکور طریقے سے بیرون ملک پہنچانے کے لیے یہ سارے ارینجمنٹ کر رہا ہے. پرائمریلی منسٹری آف کامرس کی کاوشوں سے اور ہمارے جو فارن سروس کے آفیسرز ہیں ان کی کاوشوں سے امیزن نے پاکستانی سیلرز کو رجسٹر کرنا اور اپروو کرنا شروع کر دیا ہے. ہمارا رول یہ ہے کہ ہم جب وہ سیلرز جو ہیں ان کے لیے ایک آپشن پبلک سیکٹر میں ایک کوالٹی آپشن ہم ان کو دیں کہ امیزن سمیت باقی بھی جتنے بھی پلیئر ہیں ای کامرس کے ان کے پورٹلز کے ذریعے اور ان کے جو باہر فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ یہ ساری پروڈکٹس اور ان کے جو ویئر ہاؤسز ہیں وہ ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ پہنچائی جا سکیں. صحیح. اس کے لیے پاکستان پوسٹ نے بڑے ایلیبوریٹ ارینجمنٹ کیے ہیں. ہم نے 9 شہروں میں اس وقت, چونکہ پہلے وہ جو ایک نیوز آ رہی ہے اور ایک جو میڈیا پہ جو کافی زیادہ کوریج ہے, دیٹ از پرائمریلی اباؤٹ دا ساؤدرن پنجاب, جس کا اس کا جو فیسیلیٹیشن سینٹر کا افتتاح ابھی عید کے بعد ہے. لیکن پاکستان پوسٹ نے ساؤدرن پنجاب کے علاوہ اسلام آباد میں, راولپنڈی, سیالکوٹ, فیصل آباد, کراچی, لاہور, پشاور, گوجرانوالا, ان تمام شہروں میں وہ فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیے ہیں, جن کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ جو سیلرز ہیں ان کو بڑی کریکٹ ٹو دی پوائنٹ انفارمیشن ملے. سر یہ تو آپ بڑی زبردست بات بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ساؤنڈ ایسا کر رہا تھا کہ شاید صرف پنجاب میں ہی یہ جو ایف ایف سی جو ہے سینٹرز ہیں یہاں پر موجود ہوں گے, تو لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں جی دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے. تو یہ بتائے گا کہ یہ جو سینٹرز ہیں یہ امیزون کے لیے ہی ہیں یا پھر جو دیگر ای کامرس کے جو پلیٹ فارمز کے لیے بھی یہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل بھی امیزن اسپیسیفک نہیں ہے, یہ ہم بالکل واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں. نہ ہی پاکستان پوسٹ کا ڈائریکٹلی امیزن سے کسی قسم کا کوئی رابطہ ہے. یہ منسٹری آف کامرس کا انیشیٹو ہے. منسٹری آف کامرس نے یہ ساری فیسیلیٹیشن کی ہے ای کامرس کو پروموٹ کرنے کی, اینڈ پاکستان پوسٹ بینگ دا نیشنل میل کیریئر اینڈ دا لارجسٹ پلیئر ان کیرنگ دا میل ٹو دا ویئر ہاؤسز ابراڈ, چاہے وہ امیزن کے ہوں چاہے وہ باقی ای کامرس کے جو پلیئرز ہیں. اس لیے یہ میں خوشائند بات تمام جو ہمارے سیلرز کو, ایکسپورٹرز کو, کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس معاملے میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اپنے آفس میں ایک میٹنگ کی تھی جس میں پاکستان پوسٹ واز ون آف دا کی پلیئرز جن کو انوائٹ کیا گیا تھا, اور ہمیں یہ ڈائریکشن ملی ہے کہ آپ نے اتنے اچھے ارینجمنٹ کرنے ہیں کہ تمام جو سیلرز ہیں وہ بے خوف و خطر اور اپنی پروڈکٹس کو اس طرح سے پہنچائیں کہ ہم نے بلکہ جو ارینجمنٹ کیا ہے along with our partners کہ ان کے جو پروڈکٹس ہیں within 72 hours دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں پہ امیزن کا یا کسی دوسرے ای کامرس پلیئر کا کوئی ویئر ہاؤس ہے یا ایون فرام کسٹمرز کو بھی یہ پہنچانے کے فرام سیلرز ٹو دا کسٹمرز. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر خالد جاوید صاحب, اور آئی ایم شیور کہ پاکستان کی جانب کوششیں جاری ہیں اور اس سے پاکستان میں ای کامرس کو بڑا فروغ ملے گا اور بڑی اچھی بات ہے یہ. اور اس سے میرے خیال سے جو پاکستان پوسٹ پہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ پھر سے بحال ہوگا. اچھا, اور بحال ہو رہا ہے. دیکھیں جب سے مراد سعید صاحب نے عہدہ سنبھالا تھا اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پوسٹ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں, اور اس ٹائم میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان کی میل بھی ٹائم پہ مل جاتی ہے, بیرون ملک بھی بھیجتے ہیں تو ان کو بھی وہاں پر اچھا رسپانس آ رہا ہے, پیسے بھی کم لوگوں کے لگتے ہیں. سو آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد اس پہ مزید بحال ہو جائے گا. خیر اب آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کریں گے ملک میں جاری سیاسی صورتحال کا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے گزشتہ روز اپنی نیوز کانفرنس میں ایک انکشاف کیا تھا. انہوں نے جو انکشاف کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم جو تھے
यानी कि जो उनके बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने मुल्क में बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए बैरून मुल्क रहनुमाओं के घुटने भी पकड़े हैं। क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। 3 साल लोड शेडिंग बदकिस्मती से दोबारा आ चुकी है। लोड शेडिंग के खात्मे के बाद उसका वापस आना, इसकी कोई दलील है? अगर बिजली फालतू थी तो ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है? नैब न्याजी गठजोड़ दिन रात कोशिश करता रहा, एक धेले की करप्शन सामने नहीं आई इन पावर प्रोजेक्ट्स में। पाकिस्तान के पास इतनी सख्त नहीं थी, बड़ी कोशिश की कि हमें खुदार मिल जाए, नहीं मिला। मैंने बास ममालिक से, नाम नहीं लूँगा, उनके घुटनों को हाथ लगाया कि खुदारा आप ये प्लांट्स पाकिस्तान लगाएं। घुटनों को हाथ लगाया पाकिस्तान के अवाम के लिए। और दूसरी जानिब मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि उन्हें हिरासा करने की कोशिश की गई, लंदन नहीं जाने दिया तो ये छुई मुई शरीफ बन गए हैं। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ की FIA की तफ्तीश लाइव दिखाने की तजवीज़ पेश की है। से पूछते हैं कि आपने इतने पैसे आपके अकाउंट से निकले, वो कहते हैं मैंने पंजाब में मेट्रो बनाई। पूछें कि आपके अपने अकाउंट से अरबों रुपया निकल रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है, वो कहते हैं देखें मैंने बड़ी पंजाब की खिदमत की है। तैयार ही नहीं है आके जवाब देने को। चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं, जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं शहबाज शरीफ साहब के, बाकी केसेस हैं, उनको लाइव दिखाने की इजाज़त दें। और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि हमने सुना कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने जो मुल्क में इस वक्त लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, इसका जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया है। सो सबसे पहले तो आपको कॉमेंट लेना चाहेंगे इस पर। ये सर्टिफाइड झूठा खानदान जो है, इसने हमेशा झूठ का सहारा लिया, झूठ के पटारे से हमेशा आवाम को गुमराह करने के लिए कोई ना कोई चूरन इन्होंने बेचा। और ये ताज़ा जो इस वक्त कारस्तानी इन्होंने की है, वो कौम को याद है कि कौन वो ख़ानदान था, उसके कौन सा फ़र्द था जिसने ये कौम के सामने कहा था कि अगर मैं लोड शेडिंग 6 महीनों में ख़त्म ना कर पाया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। वो नाम अभी बदलने वाला जो प्रोसेस है, कौम वो जानना चाह रही है कि वो कैसे जेनेटिकली तो आप नहीं बदल सकते, और कैसे बदलेंगे वो नाम भी और आपके अमल भी। दूसरा जो उन्होंने कहा था कि अगर आप देखा होगा आपने भी कि वो पक्खियाँ लेके मीनार पाकिस्तान में खड़े हो के लोड शेडिंग से नबर्द आज़मा होने की जो कोशिश करते रहे, तो कौम ने देखा कि वो भी झूठ साबित हुआ। और अल्टीमेटली आज तक जो इन्होंने कहा उसमें से कुछ ना किया। वो जद्दा जाने से लेके जद्दा वापस आने तक का कोई भी अमल जो है, हमेशा इन्होंने कौम की आंखों में मिर्चें डाली, झूठ बोला, और सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की बुग़्ज़, हसद और नाद में ये हर हद पार कर रहे हैं। तो कौम जानती है कि सच क्या है और झूठ क्या है। अच्छा, वो पैसों की पेशकश के हवाले से जो उनका बयान था, उसके ऊपर आप क्या रद्द-ए-अमल देंगी? क्योंकि क्या आपको लगता है कि ऐसा मुमकिनात में से है कि वो बिजली की पैदावार या तरसील के हवाले से अपनी जेब से पैसे लगाएं? देखिए, ये तो सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा है, क्योंकि जिन्होंने अवाम की जेबें काटी हों, जिन्होंने अवाम की जेबों पे बमा अहलो याल और तमाम ख़ानदान के बाल बच्चों समेत डाके डाले हों, तो वो अपनी जेब से अवाम के फलाह बहबूद के मंसूबों पे पैसे लगाएंगे। इन्होंने तो फलाह बहबूद का मंसूबा बनाया ही इसलिए कि उस पर डाका जनी कैसे करनी है। उसके अंदर SOPs और TORs ऐसे सेट किए कि चोर दरवाजे से उस मंसूबे में घुसना कैसे है और उस पर हाथ कैसे साफ़ करने हैं। तो इनसे आप सच की तवक्को कर ही नहीं सकते, और ये भी एक झूठ का और पलंदा है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, वो ये है कि बिजली मौजूद है और तलब से ज़्यादा मौजूद है, लेकिन उसकी रसद का निज़ाम यानी कि तरसीली निज़ाम जो है, जो डिस्पैच एंड ट्रांसमिशन सिस्टम है, वो हमारे पास प्रॉपर नहीं है। लेकिन ये जो इल्ज़ाम है, शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि ये आप लोगों की वजह से है कि आप लोगों ने तरसीली निज़ाम को गुज़िश्ता 2.5 से 3 साल में बेहतर नहीं किया। आधा सच बोल रहे हैं। पूरा सच ये है कि जो इन्होंने पावर जनरेशन प्लांट्स लगाए, वो इन्होंने कुएं खोद लिए, लेकिन आगे से पानी निकलने के लिए जो पाइप बिछाना था और उसको
टैंकी तक पहुंचाना था वो ये बिछाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से वो बिजली जो है जब तक ग्रिड स्टेशंस तक नहीं जाएगी, ग्रिड स्टेशंस के ज़रिए आगे ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में वो ट्रांसफार्मर तक नहीं पहुंचेगी, तो वो जो बुसीदा सिस्टम है वो 60s की दहाई में लगाए गए जो तारें खंबे और उस वक्त का बिछाया गया जो तरसील का निज़ाम था वो किसी सूरत भी उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही वो वजह है कि फ्रीक्वेंट ट्रिपिंग और बार बार लोड शेडिंग के अजाब से अवाम को गुजरना पड़ रहा है। अच्छा, साथ में डॉक्टर भी कहेगा, नवाज शरीफ पर लंदन से इदारों पर तनकीद का इल्ज़ाम है। अब मरीम नवाज साहिबा जो हैं उनका कहना है कि इदारे नवाज शरीफ के बयानिए पर चलेंगे, इदारों पर तनकीद नहीं की। कल जो उन्होंने तकरीर भी की वो भी बड़ी मुख्तलिफ किस्म की तकरीर थी, उसमें भी जो उनका नैरेटिव था वो बड़ा डिफरेंट किस्म का था। तो क्या आप इसको नून लीग का यू टर्न कहेंगे? ये एक नाबालग बचगाना सियासत करने वाली जो खातून है, इसका टारगेट मज़ाक़ा खेज़ बयानात दे के कौमी इदारों की तौहीन करना और उनकी तस्हीक करना, और कश्मीर के अंदर जहाँ कौमी यकजहती वहदानियत की ज़रूरत है वहाँ सिर्फ चंद अपने सियासी नशे को पूरा करने के लिए ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे के कश्मीर जैसे हसास मसले को जिस तरह से ये सबोताज कर रही हैं उससे होश के नाखून लेने चाहिए। और जिस बयानिए की अपने शाही ख़ानदान के ज़िले सुबानी की वो बात कर रही हैं, उनका बयानिया एक ही था कि लुट्टो और फुटो, और लुट्टो और फुटो का जो अमल है उसमें कभी भी इदारे उनके साथ हिस्सेदार नहीं बन सकते, और ना कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला कौमी सलामती के मिशन और जज्बे से सरशार जो है वो कोई भी शहरी जो है वो पाकिस्तान के मुखालफिन के हाथ में खेल के अपनी अफवाज पे उंगलियां उठाने की किसी को भी ना जुर्रत दे सकता है और ना उसकी हौसला अफजाई कर सकता है। डॉक्टर साहब, आज है 13 जुलाई और 25 जुलाई को इलेक्शन है, लेकिन मरियम नवाज अभी से ये दावा कर रही हैं कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने फैसला दे दिया है। क्या कमेंट करेंगी आप? आपने सुना कि ऐसी ही बड़कें जाली राजकुमारी ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी लगाई थी, और वो बड़कें जो हैं वो अल्टीमेटली उसके लिए ज़िल्लत, रसवाई और शर्मिंदगी का बायस बनी। तो वो दिन दूर नहीं है कि जब कश्मीर के पहाड़ों में और हसीन वादियों में और उन लोगों के दिलों में जहां इमरान खान बसता है, वो इस बयानिए को और अपनी इस फतह के खुद साख्ता ऐलानात को भी ज़मीन बोस होता देखेंगे। सही, चलें। बहुत मुआवने खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हमारे साथ मौजूद थी और बात कर रही थी, तस्करा कर रही थी, जिक्र कर रही थी उस तकरीर से मुतालिक जो कि हमने देखा जो कल मरीम नवाज साहिबा ने की है आज़ाद कश्मीर में अपनी इलेक्शन कैंपेन को चलाते हुए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे मसले के हवाले से बात करेंगे जो कि पूरी कौम को दरपेश है, और ये मसला है कोविड का, और कोविड के जो नए वेरिएंट मार्केट में आ गए हैं, जैसे डेल्टा था, लेमेंडा था, इंडियन वेरिएंट भी जो है वो मार्केट में आ गया। और इसी के तनाजुर में वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाने का भी इंदिया दे दिया जी। और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद न करने की वजह से केसेस में अब इजाफा हो रहा है, और केसेस में इजाफा होने की वजह से महफूज रहने के लिए एहतियात लाजमी है, और ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, जबकि कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की मदद भी ली जा सकती है। सूरत हाल कुछ ऐसी है, केसेस में इजाफा हो रहा है, तो हमारी मौजूदा इकदामात हैं उसकी बेहतर इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़रूरी है, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामी तौर पे हमें जो भी मदद चाहिए वो हम लेंगे, बशमूल फौज की मदद के। स्मार्ट लॉकडाउन है, टूरिज्म के हवाले से हमारी ताकीद होगी कि वो तमाम लोग जो वैक्सीनेटेड हैं वो ही टूरिज्म पे जा पाएंगे। ख़ुसूसन ये जो ईद की छुट्टियां आएंगी इस दौरान में इस पाबंदी का इतलाक बहुत सख्ती से किया जाएगा। वैक्सीन की वाफिर मिकदार मौजूद है, 6 मिलियन यानी 60 लाख इजाफी डोजेस आइंदा आने वाले। मास्क का इस्तेमाल और हुजूम वाली जगह से इज्तनाब बहुत अहम है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 1 अगस्त से अंदरूनी मुल्क वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर फ़िज़ाई सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी है। अब अगर आपको डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करनी हो, मतलब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग तो ऑफ कोर्स बैन था ही, अगर आप बगैर उसके वैक्सीनेशन के सफ़र नहीं कर सकते थे,
डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में भी जनाब जब तक आप अपना वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो नहीं दिखाएंगे आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकेंगे। और एनसीओसी इलामे के मुताबिक जो डेल्टा वायरस है ये दर हकीकत इंडियन वायरस है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है और हमने देखा है कि इस वायरस ने इंडिया में क्या कुछ तबाही मचाई। जी, और जनाब इस वायरस के केसेस भी सामने आ गए हैं, मुल्क में भी आ रहे हैं और ये कोरोना की चौथी लहर भी हो सकते हैं। और डेल्टा वायरस के साथ साथ हम तस्करा कर रहे थे कि जो पेरू से आया था लैम्डा वायरस वो भी अब मुख्तलिफ मुल्कों में फैल रहा है और 2 दर्जन से ज़्यादा मुल्कों में अभी तक वो फैल चुका है। अब जनाब पाकिस्तान में जो वायरसेस हैं उनके हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है और एनसीओसी ने खबरदार किया है कि डेल्टा वायरस पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर अगर इख्तियार ना की तो ख़तरनाक नताइज आ सकते हैं। बिल्कुल जी, और एनसीओसी के मुताबिक यकम अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, फ़िज़ाई सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि सयाहती मकामात पर जाने वाले 30 साल या ज़ायद उम्र के अफराद पर बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के पाबंदी लगा दी गई है। और इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कासिम सोमरू साहब जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध हैं। कासिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि कोरोना वायरस के केसेस की शरह में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से इजाफा हो रहा है और बिलखुसूस सिंध में जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सामने आए हैं। इस वक्त करंट सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं कराची में? कराची में इस वक्त भी तकरीबन 14% के लगभग हम पॉजिटिविटी रेट में हैं और ओवरऑल सिंध में तो अभी बाकी जो हमारे शहरों हैं उसमें तो हम रेट कम है, लेकिन कराची में ज़्यादा है। ज़ाहिर है कराची एक डेंस थिक पॉपुलेटेड वर्टिकल पॉपुलेशन और बहुत सारे रीज़न्स हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा ज़ाहिर है यहाँ बहुत बड़ी बिज़नेस एक्टिविटी भी होती है, तो जो जिस तरह से लोगों को फॉलो करना चाहिए था, हम पहले दिन से जो है वो आपको याद होगा कि पिछली ईद के दिनों में भी सब ने कहा कि जी बिज़नेस खोलें और एक्टिविटीज़ को खोलें, लेकिन हमने उस पर भी हमने लोगों पे भरोसा किया और लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था। लेकिन अब दोबारा से वो जो रिलेक्टेंस है वो दोबारा इमर्ज हो रहा है, तो हम नहीं चाहते कि हम उस तरफ जाएं। तो कराची में यकीन हमारे लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में परेशान कुन सूरत हाल है। ठीक है जी, मजीद भी सोमरो साहब आपसे हम बात करेंगे। इस वक्त बराह रास्त अपने नाजरीन को लिए चलें। फर्रुख हबीब साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि नून लीग ने जो गोशवारे इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवाए हैं उनके अंदर डिस्क्लोज नहीं किए गए। वो 12 अकाउंट्स जो हैं वो छुपाए गए हैं। 7 अकाउंट्स पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बैंक से रिकॉर्ड मंगवाया स्क्रूटनी कमेटी ने, 7 अकाउंट्स पीपल्स पार्टी ने छुपाए हैं। अब 12 अकाउंट्स नून लीग छुपा रही है, 7 बैंक अकाउंट्स पीपल्स पार्टी छुपा रही है। तो ये क्या माजरा है कि जिसकी वजह से अपने पार्टी के अकाउंट्स को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा? तो क्या यहाँ भी कोई जाली अकाउंट्स का मामला है? क्या पार्टी अकाउंट्स को भी पापड़ वाला और फलूदे वालों के लिए इस्तेमाल किया गया है? सवाल बड़ा वाज़ेह है कि अब पार्टी अकाउंट्स को भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ वो पार्टी अकाउंट्स को नून लीग पीपल्स पार्टी ने अपने अपने दौरे हुकूमत में किक बैक्स और कमीशन के पैसे के लिए इस्तेमाल किया है, उनको वाइट करने के लिए इस्तेमाल किया है। इसका जवाब ये देने से गुरेज़ां है। आज तक अपने अकाउंट्स के अंदर आए पैसों का एक रसीद ये नहीं दिखा सके। हमें ये ट्रांसपेरेंसी की, शफाफियत की और कानून के बड़े दर्स देते हैं। यहाँ पर जो आइनी अदारा है उस आइनी अदारे में आकर ये क्यों राह फरार अख्तियार किए हुए हैं? क्यों आके ये हिसाब नहीं देते कि इनके अकाउंट में 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ ये करोड़ों अरबों रुपया जो आया है वो कहाँ से आया है? ये जो मार्क सीगल को पीपल्स पार्टी पेमेंट्स करती रही है ये कहाँ से करती रही है, किस मकसद के लिए करते रहे हैं, उसका भी कोई रिकॉर्ड जो है वो जमा इन्होंने नहीं करवाया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इस केस को फास्ट ट्रैक के ऊपर मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुँचाना आज वक्त की ज़रूरत है। और हनीफ अब्बासी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी फैसला बड़ा वाज़ेह है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये हदायत की गई थी कि आपने तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करनी है, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग भी शामिल है। हमने तो 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवाया, रसीदें भी जमा करवा दी, सब कुछ करवा दिया, तसल्ली भी करवा दी अकबर एस बाबर की। लेकिन ये अपने अकाउंट्स का, नून लीग पीपल्स पार्टी ये अपने अकाउंट्स का रिकॉर्ड क्यों नहीं जमा करवा रहे? ये क्यों भागे हुए हैं? क्योंकि इनको पता है
کہ ان کی تاریخ ہے کہ یہ فارن فنڈنگ لیتے رہے ہیں. یہ اسامہ بن لادن سے بے نظیر شہید کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کی حکومت گرانے کے لیے اس وقت اسامہ بن لادن سے نواز شریف نے پیسے لیے تھے. یہ پتہ لگے گا کہ کہاں کہاں سے جو ہے یہ پیسے لے کے کس کس ایجنڈا کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں. یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے. جس طریقے سے پی ٹی آئی کے کیس میں فائنینشیل ایکسپرٹس کو اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے لیے اسکروٹنی کمیٹی میں اجازت دی گئی, اسی طریقے سے ہماری بھی درخواست وہی ہے, سیم درخواست ہے. ہمیں بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے اجازت ملنی چاہیے. اور آج 13 جولائی ہے, یوم شہدائے کشمیر ہے, جس میں 22 کشمیری 1931 کے اندر جو ہے وہ شہید کیے گئے تھے, جو کہ ڈوگرا راج کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے تھے. آج ہم ان کشمیر کے شہداء کو بھی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. اور آج جب ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ بہروپیے آج کل کشمیر کے دورے کے اوپر ہیں, جنہوں نے کبھی خواب کے اندر بھی کشمیر نہیں گئے ہوں گے, ایسے بہروپیے ہیں, سندھ جاتے ہیں تو سندھ کی بیٹی بن جاتے ہیں, سوات جاتے ہیں سوات کی بیٹی ہیں, پنجاب جاتے ہیں جا کے پنجاب کی بیٹی بن جاتے ہیں, اور گڑھی خدا بخش جاتے ہیں تو بلاول بختاور کی جگہ زرداری کی بیٹی بن جاتے ہیں. ایسے بہروپیے پھر رہے ہیں جن کی لندن میں کیا پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں تھی, اور ابھی حالیہ دنوں میں کیلبری فونڈ کی طرح جال سازی کر کے کشمیر میں اپنی فوٹو لگا کر, نواز شریف کی فوٹو لگا کر, ایڈٹ شدہ فوٹو. نواز شریف تو لندن میں بیٹھے پولو میچ دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی کشمیر کے اندر کھڑا کر کے ٹویٹ کر دیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنی پڑ جاتی ہے. ان کو کیا پتا کہ کشمیر کی تاریخ کیا ہے, کشمیریوں کی سٹرگل کیا ہے, کہ کتنی انہوں نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی شادی کے اوپر مودی کو دعوت دے کے بلا لیتے ہیں. لیکن اس وقت میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مریم صفدر سے کہ کشمیر کی آزادی کا درد کہاں جاتا ہے کہ آپ نے اپنی شادی میں حریت رہنماؤں کو بلایا تھا. جب نواز شریف جاتے ہیں حلف نامے کی تقریب کے اندر تو وہ بھنگڑے ڈالتے جاتے ہیں. مودی کی حلف نامے کا چڑھا ہوا تھا ان کو کہ میں نے جا کر مودی کے حلف نامے کے اندر جو ہے وہ شامل ہونا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر آپ مودی کو خوش کرنے کے لیے حریت رہنماؤں کو نہیں ملتے, کشمیری حریت رہنماؤں کو جو کشمیر کی آزادی کے لیے پرامن جدوجہد کر رہے ہیں, وہاں پر جا کے اپنے پارٹنر سچن جندال کو ملتے ہیں, بھارتی اداکاروں کو مل کے خوش ہوتے ہیں. تو یہ تو ان کی کشمیر کے لیے جدوجہد ہے. ایفا ڈیکلریشن کے اندر سے کشمیر کا نام نکلوا دیتے ہیں. کلبھشن یادو یہاں سے پکڑا جاتا ہے تو اس کا نام لینے پر ان کی زبان کانپنا شروع ہو جاتی ہے, بھارتی جاسوس. آج کشمیر کا جو مقدمہ ہے, جو مودی کی انتہا پسند سوچ ہے, اس سوچ کو پوری دنیا میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایکسپوز کیا ہے. چاہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو, چاہے وہ سابقہ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ دورہ امریکہ کے اوپر ملاقات کا معاملہ ہو, چاہے OIC کا فورم ہو, دنیا کے ہر فورم پر وہ کشمیریوں کی آواز بنے, مؤثر آواز بنے. وزیر اعظم عمران خان نے مودی کی RSS کی, ہندوتوا کی, جابرانہ ظالمانہ ریاستی دہشت گردی کی جو کاروائیاں کشمیر کے اندر, اس کو پوری دنیا میں ایکسپوز کیا. آج ویسٹرن میڈیا مودی کے خلاف جو لکھ رہا ہے, وہ تمام کشمیریوں کو پتا ہے کہ عمران خان ان کا سچا وکیل ہے, ان کا سچا سفیر ہے. انہوں نے جب بھی کیا تو انہوں نے آج اپنی کمپین میں بتائیں نا کہ پچھلے 5 سال ان کی حکومت تھی, کتنی آواز انہوں نے کشمیریوں کے لیے اٹھائی, کیا انہوں نے کشمیریوں کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے. تو آج کشمیر کے حقوق کے جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں یہ بہروپیے ہیں. ان کا کشمیر کے عوام کے ساتھ یا کشمیریوں کی سٹرگل کے ساتھ جس قسم کی یہ زبان وہاں پہ جا کے استعمال کرتے ہیں, اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. کشمیر کاز کو یہ کوئی فائدہ تھوڑی پہنچا رہے ہیں, اس سے تو کشمیر کاز کو نقصان پہنچتا ہے, کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی آزاد جموں کشمیر کی عوام بہت سمجھدار ہے, اور وہ جو ہونے والے آئندہ انتخابات ہیں, ان انتخابات کے اندر وہ اپنے سچے وکیل کو اور اپنے دلیر سفیر کو
इंशाल्लाह वोट देंगे, पीटीआई को वोट देंगे और वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत कायम हो। ये बताइएगा कि ये जो आपने दरखास्त दायर की है, क्या आपने ये स्क्रूटनी कमेटी पे अदम एतमाद का इजहार किया है? नहीं, देखें, स्क्रूटनी कमेटी पे अदम एतमाद का तो इजहार नहीं हमने किया। स्क्रूटनी कमेटी में तो हम पिछले कई सालों से पेश हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स पीएमएलएन की जानिब से जो भी सबमिट करवाए जाएं, उनको हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी उनका जायज़ा लें। तो ये राइट इलेक्शन कमीशन पहले भी एक पटिशनर को दे चुका है, ये कोई नई बात नहीं हमने मांगी। तो ये वही रिलीफ है, हम भी चाहते हैं कि हमें भी दें। वही स्क्रूटनी कमेटी जो पीटीआई का केस सुन रही है, वही पीएमएलएन पीपल्स पार्टी का भी सुन रही है। तो सबके लिए प्रैक्टिस एक जैसी होनी चाहिए ना। देखिए, बात यह है कि हम तो अपना रिकॉर्ड जमा करवा चुके हैं। अब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है और वो स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी देनी है, उसकी बेस पे अकबर एस बाबर की जितने इल्ज़ामात हैं वो झूठ का पलंदा है। और अकबर एस बाबर का सबको पता है कि वो पीएमएलएन के इजी लोड के ऊपर यहाँ पर आते हैं। आज भी अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट बनाई हो। इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब से की इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू जारी। और इससे पहले हम बात कर रहे थे जो नया वेरिएंट पाकिस्तान में मौजूद है, जिसका खदशा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। कासिम सुमरू साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्हीं से मजीद बात करेंगे। कासिम साहब, माफ़ कीजिएगा, आपको हमें वेट करवाना पड़ा। ये कहेगा कि जो डेल्टा वेरिएंट के हवाले से बार बार बात की जा रही है, इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जी चौथी लहर का खदशा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी चौथी लहर जो है ये शुरू हो भी गई है। तो क्या इकदाम लिए जा रहे हैं सिंध में इस हवाले से? यकीनन ये हमारे लिए और सब पाकिस्तानियों के लिए और ख़ास तौर पर हमारे सूबे के लिए परेशान कुन ख़बर है कि हम उस तरह से जैसे हमें SOPs को फॉलो करना चाहिए था, वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें अपनी हेजिटेंसी को ख़त्म करके एग्रेसिवली हमें उसकी तरफ जाना चाहिए था। तो ये एक जो वॉलंटियर था लोगों का, उस वॉलंटियर को जो है वो लोगों ने उस तरह से फॉलो नहीं किया। और उसकी वजह से जिस बात का हमें डर था कि हम सारी चीज़ें खोल रहे हैं, स्कूल भी खोल रहे हैं, बाकी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो भी नॉर्मलाइज की तरफ गई हैं। तो लेकिन उसका जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब ज़ाहिर है जो वो इम्यूनिटी, हार्ड इम्यूनिटी जिसका जो कॉन्सेप्ट हमारे जहन में था वो अचीव नहीं हो रही। तो उस वजह से ज़ाहिर है जो इन्फेक्टिविटी का जो रेट है वो बढ़ रहा है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंध वालों में इलाज के लिए भी अब ये लाजमी करार दे दिया गया है कि लोग वैक्सीनेटेड हों। तो इस हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं, कैसे ये प्रोसीजर पर इम्प्लीमेंटेशन होगी? देखें, बिल्कुल हमने जो OPDs हैं उसके लिए अपने पाबंदी लगाई है कि OPDs पे जो भी अफराद, जितने भी अफराद आते हैं वो वैक्सीन अगर नहीं हुई है तो वैक्सीन करवाएं, नंबर एक बात। दूसरी जो हमारी रूटीन सर्जरीज़ हैं उसमें भी हमने मैंडेटरी किया है कि आप वैक्सीन लगवा के आएँ, ताकि जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवरेज रेट में लेके आएँ। फिर हमने एम्प्लॉइज़ के लिए, जैसे आपको याद होगा, हमने एम्प्लॉइज़ और पर्टिकुलरली जो हमारा स्कूल एम्प्लॉइज़ है उसके लिए हमने बड़ा फोकस किया। इसी तरह से हमने इंडस्ट्री के साथ भी बात की, इस तरह हमारे ट्रेड एसोसिएशंस के साथ भी हमारी बात हुई, और बहुत सारे बिजनेसेस और जो मल्टी नेशनल्स हैं उन्होंने तो ख़ुद से मैंडेटरी किया। हमारे बैंकिंग सर्विसेज में भी ये मैंडेटरी हुआ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस पर आ रहा है, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। गवर्नमेंट इज़ रेडी टू प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज़। जहाँ हम आपके डोर स्टेप्स पे भी आके आपको वैक्सीनेट करना चाहते हैं, आप बताएं, हम आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में हमारी टीम्स आ जाएंगी। लेकिन एग्रेसिवली जब तक हम फुली वैक्सीनेटेड अपने आप को नहीं करवाएंगे, ये जिस तरह से म्यूटेशंस, बार बार म्यूटेशंस आ रही हैं, डिफरेंट म्यूटेशंस हो रही हैं, तो ये हमारे लिए डॉक्टर्स जो हैं माहिर वो यही कहते हैं कि 39 म्यूटेशंस जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, कासिम सुमरू हमारे साथ मौजूद थे। वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे दूसरे ममालिक थे तो बूस्टर्स जो है वो भी लगा रहे हैं। लेकिन हुकूमत को भी इसमें चाहिए कि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है तेज़ करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को लगेगी। वरना अगर किसी को हॉस्पिटल जाना हो तो इसके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये सिलसिला अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो। विल टेक अ ब्रेक है।
जनाब वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद ये है दुआओं का सेगमेंट, आई मीन क्रिकेट का सेगमेंट, क्योंकि आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो है आखिरी मैच जो वनडे सीरीज उनके चल रहा था, 3 मैचेस से 2 ऑलरेडी जीत चुके हैं। जो आखिरी मैच है वो आज होने जा रहा है बर्मिंघम में, और अल्लाह करे जनाब कि हम व्हाइट वॉश से बच सकें और वो ये ना कह सके कि हमने तो क्लीन स्वीप कर दिया, तो एक ही आखिरी मैच जो है ना ये हम जीत जाए। जी, तो इसी पर हम फर्दर बात कर लेते हैं। अब साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ साहब हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त अब मौजूद हूँ। तौसीफ भाई, हमारा तो दुआओं का सेशन हो गया, आपने दुआएं कर ली हैं, कोई तजावीज़ हैं देना चाहें टीम को, वो भी दे सकते हैं आप। मैंने सुनी आपकी दुआएं और अल्लाह जो है अच्छा ही करेगा, मैं समझता हूँ। और यकीनी तौर पर कंट्री के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है। जो खामियां हैं, जो चीज़ें हैं, वो सबके सामने हैं, काफ़ी कुछ है और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। और सबके सामने है कि हम किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी तक हम 2020 से बाहर नहीं आए हैं, हम उसी तरह खेलते हैं। बस हार जीत का मैटर रखती ज़रूर है, मगर हार ऐसी हो जो फाइट करके हो तो ज़्यादा बेहतर होती है। आप 50 ओवर तक जा ही नहीं रहे हैं, अच्छा खेलते हुए भी आप 50 ओवर नहीं खेलते। आप सोचते हैं शायद बाबर फिर करेगा कुछ या रिजवान फिर कुछ करेगा, तो फिर अगर हम इन 2 आदमियों पे रहे तो फिर तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ही हाफिज है हमारा। बट हम जब हारते हैं तो ये चीज़ें होती ज़रूर हैं। बट क्रिकेटर होने की हैसियत से मैं कंट्रोवर्सी, कोई लोग कहते हैं कि मैं कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ, तो कंट्रोवर्सी नहीं, हमें तो अपनी चीज़ों को सुधारने की बात करती है। और मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम्स हमें बहुत आ रही हैं। लेकिन तौसीफ भाई, वो सुधार हमें नजर ही नहीं आ रहा। हमारी, ठीक है, हम ये कहते थे हमारी बैटिंग लाइन कमजोर है, लेकिन जो हमारा बॉलिंग अटैक जिस पे हमें बड़ा फख्र था, वो भी हमें कोई खास कारआमद नजर नहीं आया यहाँ पर। देखिए, आइडियल कंडीशन है। हम कुछ जगहों पे फ्लैट पिचों पे जाके फास्ट बॉलर जब खिलाते हैं तो कहते हैं जी उसको अच्छी कंडीशन नहीं मिली। इंग्लैंड आइडियल कंडीशन है जी जी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा है कि आपने, जैसे हम शाहीन आफरीदी की बात करते हैं, शाहीन आफरीदी को आप खिलाए चले जा रहे हैं, वो कब तक आपके लिए करेगा? आप फ्लैट पिचों पे भी खिला रहे हैं, उस पे भी, बिकॉज ऑफ कि हम चाहते हैं हम जीतें बस। ऐसा नहीं होता। टीमें बनाने के लिए आपको अपनी रिप्लेसमेंट देखनी पड़ती है। बी टीम जो हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं ना, बी टीम नाम जरूर होता है पर उनकी रिप्लेसमेंट मौजूद होती है। जी जी। तो आई थिंक ये रिप्लेसमेंट है जो खेल रही है उनकी। अच्छा, एक एस्पेक्ट इसका ये भी है कि जनाब, हम शुरू में बात कर रहे थे जब ये सीरीज़ होने जा रही थी, हमने कहा सीरीज़ तो हम जीत जाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल हाई था। लेकिन एक उसके अंदर ये था खदशा, जो कंसर्न हम दोनों ने भी शेयर किया था, कि अगर हम सीरीज़ जीत जाते हैं तो भारत की पोजीशन बेहतर होगी आईसीसी रैंकिंग्स में। तो चलें, हम तो हार गए, लेकिन अब चलें ये होगा कि शायद उसकी पोजीशन भी बेहतर नहीं होगी। तो एक दिल में ये ख्याल भी है। हमेशा से इसी चीज़ों को हम देखते हैं कि हम अपनी तरफ नहीं देख रहे, हम दूसरों को देख रहे होते हैं। इसी तरह हमने वर्ल्ड कप में भी कई चीज़ें की, मगर उसमें फाइट किया हमने कि ये हार जाए तो ये होगा, फिर हम अंदर आ जाएंगे। वो टाइम कुछ और था, वहाँ प्लेयर भी ऐसे मौजूद थे जो फाइट करने वाले थे। मैं इनको वो इग्नोर नहीं कर रहा इन प्लेयरों को, बट आई थिंक इनको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपकी रिप्लेसमेंट दूसरी टीमों की तरह नहीं है। और आप प्लेयरों, देखिए ना, जिम्बाब्वे के खिलाफ आप फिर वही प्लेयर खिला देते हैं सीनियर, जो आपकी रिप्लेसमेंट नजर आ रही है, आप उनको चांस क्यों नहीं देते? ये टीम बनाने का तरीकेकार होता है। और मेरा ख्याल है कि आई थिंक, मेरा ख्याल हम इस पे नहीं जा रहे हैं। हम, हमारे प्लेयर हल्की टीमों के खिलाफ भी कहते हैं हम ही खेल जाएं। तो मेरा ख्याल है ये बचा। और फिर कभी कभी ऐसा था कि हल्की टीमों से भी मार खा जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ साहब मौजूद थे। और वही वाली इशफाक आपने बात की कि हमें देख के ऐसा लग रहा है कि ना जितांगे ना जितन देंगे, मतलब खुद तो हम जीते नहीं, तो साथ में आईसीसी में जो इंडिया की जो रैंकिंग बेहतर होनी थी, यानी कि तीसरे नंबर पे आना था, अब उसके चांसेस भी कम। चलो ये सोच के खुश हो जाते हैं। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के बावजूद सिंध में कम उम्र मुल्जिमान की तादाद बढ़ रही है और सिंध की 4 जेलों में कम से कम 209 उम्र मुल्जिमान ताहाल इंसाफ के मुंतज़िर हैं। और इसी हवाले से मजीद रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे अफसल खान। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के बावजूद सिंध में नाबालिग मुल्जिमान की तादाद में इजाफा हो रहा है। जेल रिपोर्ट के मुताबिक कराची जेल में 126 कम उम्र मुल्जिमान मौजूद हैं। हैदराबाद जेल में 22,
सखर जेल में 18 और लाड़काना जेल में 5 नौउम्र कानूनी इमदाद के मुंतजिर हैं। उनको लीगल एड की सर्विसेज देनी चाहिए, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का इंतजाम होना चाहिए, जेलों को करना चाहिए, उसके लिए उनको लाइफ स्किल्स भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन या एजुकेशन का प्रोग्राम भी मुहैया करना चाहिए। कम उम्र मुलजमान के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध पुलिस के चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर माउन साबित हो रहे हैं। एक तो जुर्म की नोयत को देखा जाता है, हम ये भी कोशिश करते हैं कि अगर जुर्म मामूली नोयत का है और अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो कोशिश करते हैं कि दोनों फैमिलीज को बुला ले और आपस में उस बच्चे की मुस्तकबिल को देखते हुए उनकी आपस में भी हम इस्लाह करते हैं। हाल ही में जारी होने वाली जेल रिपोर्ट के मुताबिक अपनी अंडर ट्रायल माओं के हमरा जेल काटने वाले बच्चों की तादाद 26 है। अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। ठीक है जी, तो इसी पर हम बात कर लेते हैं साकिब नवाब साहब से। और साकिब नवाब साहब हैं, एक्स मेंबर हैं मैनेजिंग कमेटी कराची बार एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, हम रिपोर्ट भी देख रहे थे, उसके अंदर भी आपकी नज़र से गुजरा होगा, जाहिर है कि आप इस चीज़ को देख भी रहे हैं कि एक तो वो मुल्ज़िमान हैं, बच्चे हैं जिन्होंने कोई जराइम किए हैं, कम उम्र हैं, दूसरे जो अपनी माओं के साथ रहते हैं। तो ये दो फैक्टर्स इनको अलग अलग देखा जाता है या एक ही तरह से इनको डील किया जाता है? नहीं, देखें, अलग अलग से देखा जाता है। मसला यहाँ पर ये है कि जो माओं के साथ जो बच्चे हैं छोटे, अब हम उनकी जो है ना एक ऐसी एज का बच्चा के जो अपनी माँ के साथ उसका ज़रूरी है रहना, मदर फीट पर है, तो उसको हम मजबूरी जो है वो उसको हमें उसके माँ के साथ रखना पड़ता है। लेकिन कोई ऐसा अगर बच्चा 3 साल से बड़ा है और उसके घर में अगर कोई ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि उनकी जो माँ को माँ के अलावा भी कोई देखने वाला है तो उनको हम घर में वहाँ छोड़ देते हैं। कोई ऐसा लॉ नहीं है कि वो माँ के साथ ही रहे, क्योंकि ज़ाहिर बात है बाय चॉइस है। लेकिन अगर वो जेल में माँ के साथ भी है तो वहाँ पे ऐसी मतलब उसका माहौल इस तरह का दिया जा रहा है, उसकी वहाँ पे स्कूलिंग भी हो रही है, उसके वहाँ पे रिहेबिलिटेशन भी हो रही है, तो वहाँ पे फैसिलिटीज दी हुई हैं जेल के अंदर ही माओं के साथ उन बच्चों को। लेकिन दूसरी जानिब जो हम देखते हैं कि जो बच्चों की जो जेल है उसमें हम देखते हैं कि समहाउ तादाद बढ़ती चली जा रही है नॉर्मल मुल्जिमान की। स्पेसिफिकली अगर हम सिंध की बात करें तो ऐसा क्यों, ये तनासुब क्यों बढ़ा है? देखिए, सिंध का जो है ना जो दूसरे सूबे के हवाले उसमें अगर दूसरे सूबे के लिए अगर हम जो सिर्फ सूबे सिंध की बात करें तो यहाँ पे जो है थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है। यहाँ पे जो है ना थोड़ा मुझे ये इशू लगता है कि जो यहाँ पे इसको एजुकेशन लेवल है वो बनिस्बत दूसरे सूबों के वो थोड़ा सा बहुत डाउन है। अब देखिए, जहाँ पे एजुकेशन लेवल डाउन होगा तो वहाँ पे जो पॉवर्टी है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज होगी। एजुकेशन तो पॉवर्टी जहाँ पे इंक्रीज होगी, ऑफेंस जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। हमने देखा कि कुल्फी गिरा दी है जी मोहल्ले के लड़के ने, तो एक लड़के ने उसको ईंट मार मार के उसको कत्ल कर दिया। बहुत कम होती है, 2-3 वाक़यात पंजाब में भी ऐसे हुए हैं। सो वायलेंस जो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, क्या सिर्फ एजुकेशन को इसके साथ जोड़ सकते हैं? मैं जो समझता हूँ वहाँ तो एजुकेशन इसमें एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर है एजुकेशन का, और खास तौर पे सिंध में। अच्छा, सिंध की एक तो ये भी वजह है कि आपको पता है कि अगर हम सिर्फ कराची की बात करें इन मामलात में, तो कराची में जो है वो आपको पता है कि जो यहाँ के जो रेजिडेंट्स जो जुर्म करके ये जो मतलब जवेनाइल जो हो रहा है, इसमें जो बच्चा है ऑफेंस जो कर रहा है, वो बच्चे का जो ताल्लुक है बेसिकली वो डायरेक्ट कराची से है भी नहीं ना, वो ज़्यादातर आउटसाइडर है। अच्छा, डोंट यू थिंक कि ये हो ये रहा है क्योंकि बच्चों के हवाले से क़वानीन और हैं और बड़ों के हवाले से और हैं, तो कहीं ये जो मुख्तलिफ गिरोह हैं ये इन बच्चों को इंटेंशनली यूज़ करते हैं इसीलिए? नहीं, ये तो एक बड़ा ज़ाहिर बात फैक्टर है ये वाला कि जो बड़े गुरु हैं वो बच्चों को उनको जो माइनर एज के बच्चे होते हैं, ज़ाहिर बात आपको पता है कि उनको ऐसे एज में होते हैं कि उनको अगर आप कुछ भी बोलें तो वो फ़ौरन उनके पास आ जाएंगे। तो ऐसे बच्चों को यूज़ किया जाता है जो बड़े मेजर है। अब इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको घर में ये अपने बच्चों को इस वक्त बहुत देखभाल की ज़रूरत है। क्या है कि उनका बच्चा जो है बाहर है वो किस गिरोह में जा रहा है, किस गिरोह में बैठ रहा है, और स्कूल लेवल ये बल्कि स्कूल लेवल से ये जो गिरोह है ना अब तो यहाँ पे गिरोह बनना शुरू हो गए। ऑल्सो आपको लगता है कि आबादी ज़्यादा होना, बच्चे ज़्यादा होना शायद ये भी एक बड़ी रीज़न है कि जो पेरेंट्स हैं बहुत सारे इनमें जो बच्चे जो ऑलरेडी जेल में हैं इनके जो केसेस हैं वो पेंडिंग अल्तवा का शिकार हैं। समाओ पेरेंट्स की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं बेचारे ढीले पड़े हैं। मेन आपको रीज़न क्या नज़र आती है? जी देखिए, मेन इसकी रीज़न तो यही है कि माँ की जो है ना इसमें तवज्जो, वो घर में जो हमारा जो माहौल आजकल बना हुआ है, आपको पता है कि जो हम एक तो हम जो है ना 2.5 एक तो हमारा जो स्कूल लेवल का जो एडमिशन का क्राइटेरिया है ना 2.5, बल्कि यहाँ तक बच्चे पैदा होते भी नहीं है तो वो जो एडमिशन वहाँ करवाना पड़ता है। अच्छा, केसेस के इल्तवा के बारे में ये है कि ये एक तो ज़ाहिर बात है असल में जो है ना जो यहाँ पे जो जुडिशल जो JJSA का जो ऑर्डिनेंस बना हुआ है, जो एक्ट काम कर रहा है, वो असल में उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह उसको काम करना चाहिए ना। उस तरह की जो कोर्ट्स हैं उसकी जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा है भी नहीं यहाँ पे। जिस तरह के जो बच्चों की तादाद ऑफेंस करने में है ना, उस हवाले से यहाँ पे कोर्ट्स बनी हुई नहीं है, बननी चाहिए। ठीक है जी।
بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ اور اس بارے میں سوچنے کی ہے. ظاہر ہے کہ بچوں کا ایشو ایک بڑا ویلڈ ایشو ہے. بالکل جی، یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت دینے کا. شادری آبادری، اللہ حافظ.